हाँ जी, अब हम आ गए हैं अपने क्लास 12 के बीएसटी के एग्जाम पे, जो कि हमारा कल होने वाला है। क्लास 12 का बीएसटी का एग्जाम। आज जिन बच्चों को फिजिकल एजुकेशन का पेपर है उनके पास सिर्फ और सिर्फ एक दिन की छुट्टी है, मतलब छुट्टी भी नहीं है, अगले दिन नेक्स्ट दिन ही पेपर है आपका। तो आपको ये देखना है कि आपको पूरे लेस देन वन डे में आपको किस तरीके से रिवाइज करना है। तो उसके लिए हम कौन कौन सी चीजें डिस्कस करेंगे इसमें, सबसे पहली चीज आपको बताई जाएगी कि कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन्हें आप करके चले जाओ। जो टॉपिक्स यहाँ पे लिखे हुए हैं उसमें आपको मोर देन 80% पेपर आपका यहीं से मिल जाएगा। आप कह सकते हैं मोर देन 32 क्वेश्चंस आपको यहीं से मिल जाएंगे। जो टॉपिक्स यहाँ पे लिख दिए गए हैं वो टॉपिक्स आपको चैप्टर वाइज बताए जाएंगे कि कौन से चैप्टर में कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट से लेके मार्केटिंग के चैप्टर तक सारे। और चीज क्या बताई जाएगी आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ, क्योंकि अब आपके पास टाइम कम बचा है तो जो आप घर पे रिवाइज कर रहे होगे तो आप उतने मोटिवेशन के साथ नहीं कर सकते। तो उसके लिए क्या करना है आपको, आराम से बैठ के सारे टॉपिक्स चैप्टर फर्स्ट से लेके और चैप्टर एंड मार्केटिंग तक सारे चैप्टर्स इसी में कवर कराए जाएंगे। आपको एक एक टॉपिक, एक एक लाइन, एक एक पॉइंट्स इसमें कवर कराया जाएगा। फिर एग्जाम में जब बैठोगे आप तो किस तरीके से स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है आपको उस एग्जाम टाइमिंग में, कि जिससे आपका पेपर भी ना छूटे। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसको कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या ऑप्शंस देख के भी आंसर लगाए जा सकते हैं, क्वेश्चन को पढ़ना किस तरीके से, सारी चीजें उसमें डिस्कस की जाएगी। और थोड़ा सा आपका जो स्कोर है उसे बूस्ट करा दिया जाएगा, क्योंकि एक भी दिन की छुट्टी नहीं है, इसके लिए आपकी स्ट्रेटेजी भी दूसरी होनी चाहिए। तो हम स्टार्ट करेंगे पहले कि हमारे टॉपिक्स कौन से इंपॉर्टेंट है, जो कि चैप्टर वाइज है और आपका 80% से ज्यादा पेपर इसके अंदर कवर कर रहे होंगे। तो ये चीज ध्यान में रखनी है हमें। तो हम आते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट पे। सबसे पहले चैप्टर का नाम है मैनेजमेंट, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो उसमें सबसे पहला टॉपिक जो इंपॉर्टेंट हो, अभी हम इसमें डिस्कशन नहीं कर रहे कि क्या होते हैं क्या नहीं होते, पहले हम सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को गो थ्रू करेंगे। टॉपिक्स ये हैं, फिर चैप्टर नंबर फर्स्ट से लेके चैप्टर नंबर लास्ट तक पूरा कंप्लीट रिवीजन करेंगे पॉइंट टू पॉइंट। तो पहले पॉइंट में आ गए हम कि आप चैप्टर नंबर फर्स्ट जब मैनेजमेंट का टॉपिक कर रहे होंगे तो एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, ये दो वर्ड्स होते हैं। क्या होते हैं क्या नहीं होते अभी डिस्कस किए जाएंगे आगे। एफिशिएंसी का मतलब कॉस्ट रिड्यूस करना होता है, इफेक्टिवनेस का मतलब टाइम पे कंप्लीट करना होता है। तो ये चीजें भी आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में। नेक्स्ट आप इसके फीचर्स पढ़ेंगे। हर एक चैप्टर में फीचर्स होते हैं तो आपको फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन क्या सारे फीचर्स इंपॉर्टेंट है? आंसर इज नो। कुछ फीचर्स ऐसे सिलेक्टेड देखे गए हैं, आपके जितने भी सैंपल पेपर्स हैं, जितने भी राइटर्स के हैं, उसमें इन्हीं से ज्यादा क्वेश्चन बनाए जाते हैं सीबीएसई के सैंपल पेपर से भी। तो इन्हें तो आप बिल्कुल नहीं छोड़ सकते, इसमें ही क्वेश्चन घुमाएगा। तो फीचर्स है परवेसिव, मल्टी डायमेंशनल और डायनेमिक। नेक्स्ट है आपका नेचर। नेचर पे तीनों से क्वेश्चन बन सकता है, छोड़ के कुछ भी नहीं जाना है। जो टॉपिक यहाँ पे लिखे हुए उसमें आपको हो सकता है कंफ्यूजन हो, इसलिए यहाँ पे अलग से लिख दिया गया है। प्रोफेशन के बेसिस पे ज्यादातर बने हैं, साइंस में भी बन सकते हैं, आर्ट्स में भी बन सकते हैं। प्रोफेशन में दो ही पॉइंट पे बनाए गए हैं, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री और कोड ऑफ कंडक्ट के ज्यादा क्वेश्चन है। प्रोफेशनल एसोसिएशन के भी क्वेश्चन है, वो सारे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट डी पॉइंट में है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितने लेवल्स होते हैं, 3 लेवल होते हैं, उनके क्या फंक्शन है और उनमें कौन कौन से पर्सन आते हैं, इनके नेम, उनके एग्जांपल्स, ये भी आपका इसके अंदर आएगा। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, इसके इंपॉर्टेंट, स्पेशलाइजेशन, ये सारी चीजें इसके अंदर लिखनी है। लेकिन जो इसका एक फीचर है डेलिबरेट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, इससे बहुत सारी क्वेश्चंस आपके आए हैं। नॉट अ सेपरेट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट और डेलिबरेट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, इन दो पॉइंट से आपके बहुत सारे क्वेश्चन आए, तो कोऑर्डिनेशन पे इस पे भी ध्यान देना है। नेक्स्ट आपके चैप्टर नंबर 2 जिसे है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बहुत लेंदी चैप्टर से, तो आपको फोकस किस पे करना है, आप प्रिंसिपल्स पढ़ के चले जाइए। किसके प्रिंसिपल्स पढ़े, टेलर के या फेयोल के? आंसर इस दोनों के प्रिंसिपल्स पढ़ने हैं, एक भी प्रिंसिपल को छोड़ना नहीं है। मैं ही पढ़ाऊंगा अभी यहाँ पे, डिस्कस करेंगे एक प्रिंसिपल को डिटेल में। और टेक्निक्स जो है, सबसे पहली चीज, टेक्निक्स दी किसने है? टेलर ने दी है या फेयोल ने दी है? तो टेक्निक्स किसने दी है? टेलर ने दी है। ये फेलर जैसा लग रहा होगा आपको, ये फेलर ही लिखा हुआ है, फेयोल है ये। और टेलर ने जो टेक्निक्स दी है, इनकी टेक्निक्स में अलग अलग आंसर्स हैं। क्या फेयोल और टेक्निक्स, जो मतलब एक क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या उसका आंसर टेक्निक और जो फेयोल के प्रिंसिपल है दोनों में से हो सकता है? आंसर इज, तो उस केस में आंसर कैसे लगाना है ये भी क्वेश्चन देखेंगे हम। चैप्टर नंबर थर्ड में क्या करना है आपको, फीचर्स पढ़ने हैं सारे, ऑलमोस्ट सभी पढ़ना है, सिलेबस सभी पढ़ेंगे भी, लेकिन कौन कौन सी चीज जिसपे ज्यादातर एमसीक्यूज बनते हैं। तो इस एक फीचर होता है इंटर रिलेटेडनेस, एक फैक्टर के चेंज होने से दूसरे फैक्टर, वो वाला पॉइंट आप जरूर करेंगे इसमें। डायनेमिक वाला पॉइंट जरूर करेंगे, और रिलेटिविटी, कंट्री टू कंट्री, रीजन टू रीजन, फॉर्म टू फॉर्म वाला पॉइंट। इंपॉर्टेंस आप तभी समझ पाओगे जब आपने एक बार ये पढ़ा हुआ है, अगर नहीं पढ़ा हुआ तो एक दिन में कुछ भी नहीं हो सकता। फिर आ गए हम इंपॉर्टेंस पे। इंपॉर्टेंस में से भी क्वेश्चन आते हैं आपके, तो आपका इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा जो घुमा के पूछा जाता है। और एक टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज है, मटेरियल प्लांट एंड मशीनरी वाला, वो तो आप कर ही देंगे। नेक्स्ट है इसके डायमेंशन। डायमेंशन हो सकते हैं, एलिमेंट्स हो सकते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट के, इकोनॉमिक हो गया, लीगल हो गया, पॉलिटिकल हो गया, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। चैप्टर नंबर 4 पे आ गए आप, प्लानिंग में। जितने भी हम टॉपिक्स डिस्कस करने जा रहे हैं आप पेपर में देख लेना, मोर देन 80% क्वेश्चन आपको इसी में से मिलेंगे। फीचर्स में आ गए अब फीचर्स तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लानिंग अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या कर रहे हैं इसमें, फीचर में फ्यूचरिस्टिक वाला पॉइंट आगे के लिए प्लान किया जा रहा है। तो फीचर अगर पूरे पैराग्राफ में आपको कहीं नहीं मिल रहा है तो फीचर से रिलेटेड कुछ ना कुछ पॉइंट मिल जाएगा आपको। मेंटल एक्सरसाइज, ट्रिक क्या है इसकी, बहुत भयंकर इंग्लिश,
इंटेलिजेंट, इमेजिनेशन, साउंड जजमेंट, ये सारे पॉइंट्स इसमें आएंगे। इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग, इसका मतलब प्लानिंग इन्वॉल्व चॉइस फ्रॉम अमंग वेरियस ऑल्टरनेटिव्स, तो ये डिसीजन मेकिंग वाला पॉइंट होगा। और कंटिन्यूस परवेसिव तो आपको पता ही है, सब में आता है। फिर आगे लिमिटेशंस, इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट है लिमिटेशंस। लिमिटेशन में से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और 2 पॉइंट्स में आप हमेशा फंसेंगे। पहला पॉइंट है लीड्स टू रिजिडिटी, ये आप समझ जाएंगे। मे नॉट वर्क इन अ डायनेमिक एनवायरनमेंट, ये भी, तो ये दोबारा नहीं लिखना है हमें। एक होता है इसमें कॉस्टली और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, या डज नॉट गारंटी सक्सेस, डज नॉट गारंटी सक्सेस, और मे नॉट वर्क इन अ डायनेमिक एनवायरनमेंट, ये आपको परेशान करेंगे। इसका हमने आंसर क्लास में डिस्कस किया हुआ है कि अगर दोनों पॉइंट आपको लग रहे हैं तो आंसर कौन सा पॉइंट से, कौन सी लाइन से कौन सा आंसर बदल जाएगा। नेक्स्ट लिमिटेशंस, लिमिटेशंस में रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज, रिजिडिटी वाला पॉइंट तो है ही, लेकिन रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज, ये भी आपको यहाँ पर लिखना है। 2 बार लिख दिए वैसे लिमिटेशन, एक से ही आप इसे कवर कर लेंगे। चैप्टर नंबर 5 पे आगे। चैप्टर नंबर 5 ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग की एक अलग से चैप्टर, पूरी सेपरेट सेपरेट केस स्टडी आएगी जो ऑर्गेनाइजिंग के ऊपर ही बेस्ड होगी। सेपरेट केस स्टडी, एक रीड द फॉलोइंग पैसेज लिखा होगा, और ऑर्गेनाइजिंग केस में ज्यादातर ऐसा देखा गया है सैंपल पेपर्स में। तो इसके स्टेप्स आपको देखने हैं, 4 स्टेप हैं इसके, आइडेंटिफिकेशन वगैरह वाले। दोनों स्ट्रक्चर, ये जो पॉइंट यहाँ पर लिखे गए हैं, इसमें से आपको 200% क्वेश्चन मिलेंगे। फंक्शनल स्ट्रक्चर वर्सेस डिविजनल स्ट्रक्चर पे डिस्कस भी करेंगे हम, और डेलीगेशन वर्सेस डिसेंट्रलाइजेशन में से पक्का पक्का आपको क्वेश्चन मिलेंगे। फिर आगे हम मार्केटिंग में, मार्केटिंग में से कुछ छोड़ के नहीं जाना है, इससे 10 स्टार देने हैं, 5 स्टार, कितने भी स्टार दे दीजिए, एक भी पॉइंट आपको छोड़ के नहीं जाना है। अभी मैं कवर कराऊंगा इसमें। इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें कहाँ से आती हैं, जैसे मार्केटिंग की फिलोसफीज और मार्केटिंग मिक्स, बस प्रोडक्शन कंसेप्ट, सेलिंग कंसेप्ट, मार्केटिंग में सो 4 P's, ये सारी चीजें आपको इसमें करनी है। इतने टॉपिक्स अगर आप इन डिटेल वर्ड टू वर्ड पढ़ के चले जाएंगे तो आपका एग्जाम जो है इन्हीं से कवर हो जाएगा। मोर देन 80% आपको पेपर दिख जाएगा। अब ये तो हो गए हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इतने इंपॉर्टेंट है तो फिर पढ़ा भी देने चाहिए, तो हम रिवीजन कर रहे हैं पूरा। एक ही वीडियो में सारे चैप्टर को, पूरे सिलेबस को एक बार रिवाइज कर लेंगे फटाफट से। आप कोशिश करना जब इस वाले पार्ट को आप देखें तो आप इसे 1.5 की स्पीड पे देखें। जब आप इस वाले पार्ट से यहाँ से शुरू करेंगे तब आप वीडियो को 1.5 की स्पीड से देखेंगे, ताकि आपको थोड़ा सा टाइम बच जाए एग्जाम में। फटाफट से एक बार आप गो थ्रू कर लो, फिर नोट से पढ़ लेना, इससे आपका काम हो जाएगा। तो अब आ जाते हैं चैप्टर वाइज। पहले चैप्टर से लेके आराम से बैठ के सुनिए। नोट्स है तो आप सामने रख लीजिए, ये वाले नोट्स नहीं है, बुक है तो वो सामने रख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। चैप्टर नंबर फर्स्ट के पहले पॉइंट से चलेंगे, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। मीनिंग आपको पता होगी। मैनेजमेंट जो है, मैनेजमेंट का काम खुद करने को लेके बोलता है या फिर दूसरों से कराने, तो ये लिखा हुआ है, मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद एंड थ्रू अदर्स। उनके थ्रू कराना है आपको, खुद करने को मैनेजमेंट नहीं बोलते। मैनेजर्स खुद काम करने के लिए नहीं आते, लोगों को मैनेज करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं। आगे 2 पॉइंट लिखे हुए हैं, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। इफेक्टिवली का मतलब क्या होता है कि आप टाइम पे काम को खत्म कर दे, इररिस्पेक्टिव कि उसमें ज्यादा खर्चा लग गया, उससे कोई लेना देना नहीं है। एफिशिएंटली का मतलब होता है काम खत्म हो जाए, टाइम पे हो या ना हो, लेकिन बस कॉस्ट कम में होने चाहिए, एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं लगी होनी चाहिए। ये दोनों पॉइंट्स आपके एग्जाम में आपको एक ना एक क्वेश्चन दिख जाएगा। इसलिए लिखा हुआ है डूइंग द टास्क करेक्टली, टास्क को सही तरीके से करना है। टाइम को लेके कोई बाउंडेशन नहीं है, लेकिन हमें किस चीज पे फोकस कर रहा है, कॉस्ट जो है वो मिनिमम होनी चाहिए, यानी कि ऑप्टिमम कॉस्ट होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं जानी चाहिए। ये होगा कैसे? थ्रू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इससे ज्यादा डिस्कशन की जरूरत नहीं है। इफेक्टिवली का क्या मतलब होता है? इफेक्टिवली का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए मैंने आपको 10 क्वेश्चन करने के लिए दिए, तो जो 10 क्वेश्चन आपको करने के लिए दिए गए ये आपने टाइम में फिनिश कर दिए। मतलब टाइम में फिनिश करने का मतलब है, मैंने कहा था कि आपको 2 घंटे में खत्म करने, तो आपने कहा 2 घंटे में तो खत्म कर दिए, लेकिन हमारे बहुत सारे पेजेस वेस्ट हो चुके, हमने क्रॉस क्रॉस कर दिए, तो इससे क्या हुआ, आपकी आपकी कॉस्ट बढ़ गई, आपने वेस्टेजेस ज्यादा कर दिए। या ऑर्गेनाइजेशन का एग्जाम्पल लेंगे, इसमें तो मान लीजिए मैंने 2 दिन में प्रोडक्शन टारगेट दिया था 1000 यूनिट्स का, अब प्रोड्यूस तो कर दिया उन्होंने, लेकिन इसके लिए उन्होंने क्या किया, ओवर टाइम लगवा दिया लेबर्स का और डबल रेट पे पैसे दिए, तो कॉस्ट तो बढ़ गई। तो वो लोग इफेक्टिव तो होंगे लेकिन एफिशिएंट नहीं होंगे। फिर आगे हम नेक्स्ट पॉइंट पे, फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। ये आसान है, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, आप गोल्स पे फोकस करते हैं। परवेसिव का मतलब क्या होता है? परवेसिव का मतलब होता है कि मैनेजमेंट हर जगह चाहिए होता है, चाहे वो ऑफिस है, घर है, चाहे कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे उसका नेचर, साइज, मैनेज, कुछ भी चीज कैसी भी हो, हर जगह आप मैनेजमेंट दिखाई देगा। ये परवेसिव वाले पॉइंट में आता है। एग्जाम में केस स्टडी जो बनती है वो इस तरीके से बनती है, एक दो केस स्टडी दी हुई है सिंपल पेपर्स में कि इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, क्या सभी में कॉमन है? आंसर इज यस। कंटिन्यूस का मतलब क्या होता है? क्या मैनेजमेंट को एक ही टाइम पे करके छोड़ देना चाहिए, बार बार करना चाहिए? आंसर इज आपको तब तक करना है जब तक
मैनेजमेंट कब तक कंटिन्यू होगा? जब तक ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करेगी तब तक आपको मैनेजमेंट की जरूरत पड़ेगी, ये होता है कंटिन्यूस वाला पॉइंट। नेक्स्ट इज ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट जब हम करते हैं तो ग्रुप एक्टिविटी वाला पॉइंट इसके अंदर आता है। ग्रुप एक्टिविटी का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए सिंगल पर्सन है तो क्या वो लोगों को मैनेज करेगा? आंसर इज नो। इसका मतलब ये है कि मैनेजिंग का मतलब क्या है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं आपकी आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स और अलग अलग पर्सन के काम को किस तरीके से आप इंटीग्रेट करेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे, उसी को मैनेजमेंट बोलते हैं। डायनेमिक फंक्शन का मतलब क्या है कि आपकी जो चीजें हैं वो बार बार चेंज होती रहती हैं, आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बार बार चेंज होता रहता है, तो इसके जो एनवायरमेंट है उसके फैक्टर्स है वो चेंज होते रहते हैं। किसके हिसाब से? नीड के हिसाब से, टाइम के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से। जैसे इसमें एनसीईआरटी का एक एग्जांपल है जो एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि मैकडोनल्ड्स ने ऑल ओवर द वर्ल्ड जो उसका मेन्यू है वो अलग है, लेकिन जो इंडिया में मेन्यू है उसमें उन्होंने पोटैटो, आलू से रिलेटेड ज्यादा चीजें डाल दी क्योंकि इंडिया में लोगों को वो ज्यादा पसंद है। तो एग्जाम्पल है मैकडोनल्ड्स ने पूरा का पूरा अपना मेन्यू जो है ऑलमोस्ट पूरा चेंज ही कर दिया है इंडिया में। सिक्स पॉइंट है इंटेंजिबल फोर्स, जिससे आपको क्वेश्चन दिख जाएगा एग्जाम में। इंटेंजिबल फोर्स का मतलब क्या है? मैनेजमेंट को आपको कैन नॉट बी सीन और टच बट इट्स इम्पैक्ट कैन बी फेल्ट, ये पॉइंट लिखा हुआ है इसमें। इसका मतलब क्या है कि जहां मैनेजमेंट होगा वहां आपको दिख जाएगा। किन चीजों से दिखेगा कि मैनेजमेंट क्या है? तो इन चीजों से दिखेगा। अगर आपके ऑब्जेक्टिव्स टाइम पे पूरे हो रहे हैं, मेट हो रहे हैं, तो आप क्या करोगे कि मैनेजमेंट है। अगर आपके यहाँ के जो एम्प्लॉय है, जो पीपल है, जो ह्यूमन रिसोर्सेज है, अगर वो मोटिवेटेड है तो मैनेजमेंट है, अगर मोटिवेटेड नहीं है तो मैनेजमेंट नहीं है। ऑर्डरलीनेस है आपके काम में, मतलब डिलेज नहीं है, कोई केओस नहीं है, कोऑर्डिनेशन है आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो ये सारी चीजें प्रेजेंट है तो मैनेजमेंट है। अगर ये सारी चीजें प्रेजेंट नहीं है तो मैनेजमेंट नहीं है। सेवन पॉइंट है मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। इससे भी आपको क्वेश्चन आता है। मल्टी डायमेंशनल का मतलब क्या है कि मैनेजमेंट किस चीज का करें? तो आप काम का मैनेजमेंट करें, लोगों का मैनेजमेंट करें और ऑपरेशंस का मैनेजमेंट करें। काम का मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि बहुत सारे तरीके के काम होते हैं आपके यहाँ के, प्रोडक्शन से लेकर सेल्स तक, तो उन सबकी सीक्वेंसिंग कैसे होनी चाहिए? मैनेजमेंट ऑफ वर्क है। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट ऑफ पीपल। आपके यहाँ पर ये ऐसी रिसोर्स है, आपकी ऐसी रिसोर्स है जो सुबह सुबह आती है और शाम को घर जाती है। ऐसा भी क्वेश्चन लिखा जाता होगा कि ये कौन सी रिसोर्स है आपकी जो मॉर्निंग में आती है और इवनिंग में डेली घर चली जाती है? तो मैनेजमेंट ऑफ पीपल है। आपके यहाँ पर अलग अलग तरीके के लोग होते हैं, अलग अलग तरीके, उनकी नीड्स डाइवर्स होती हैं, तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझना, उनके काम को इंटीग्रेट करना, उनसे डील करना, ये मैनेजमेंट ऑफ पीपल है। थर्ड इज मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे ऑपरेशंस है, जैसे कि इनपुट होती है, फिर प्रोसेसिंग होती है, फिर आउटपुट होती है, तो इसको मैनेज कैसे करना है? दैट इज मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। थर्ड पॉइंट आ गया ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें से ज्यादातर देखा है कि क्वेश्चन बनता है स्पेशली सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट में से। तो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? तो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव होता है, सबसे पहले आप किसी भी बिजनेस के अंदर गए हो, किसी भी आपने इंडस्ट्री के अंदर बिजनेस ओपन किया है, तो पहली स्ट्रेटेजी क्या होती है कि आप क्या कर रही है? आप सर्वाइवल करिए। ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहती है कि पहले आप मार्केट में एंटर करिए और सर्वाइव कीजिए। जैसे ही आप सर्वाइव हो जाए, आप स्टेब्लिश हो जाए, तब आप थोड़ा बहुत प्रॉफिट अर्न करिए, और जैसे ही आप प्रॉफिट अर्न करने लगे उसके बाद क्या करने लगे? आप ग्रोथ करने लगे। अब ग्रोथ कैसे होगी किसी बिजनेस की? आइडेंटिफाई कैसे किया जाएगा? अगर उसकी सेल्स बढ़ रही है तो वो ग्रोथ कर रहा है। नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, पहले 2 प्रोडक्ट बनाते थे अब 20 प्रोडक्ट बना रहे, तो क्या वो ग्रोथ कर रहा है? आंसर इज यस। पहले 2 एम्प्लॉइज काम करते थे अब 2000 एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, तो क्या ग्रोथ है? आंसर इज यस। पहले बिजनेस में सिर्फ 2 लाख रुपए लगाए होते थे, अब 50 लाख रुपए लगाए, तो क्या ग्रोथ है? आंसर इज यस। इन पैरामीटर्स पे आप मेजर कर सकते हैं कि ग्रोथ हो रही है। तो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव जो है 3 है, सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ। नेक्स्ट इज सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन को, क्योंकि वो सोसाइटी में रन करती है, तो उसको कुछ सोशल ऑब्जेक्टिव्स पूरे करने होते हैं। जैसे कि जो आपके बिजनेस करने की टेक्निक्स है वो कैसी होनी चाहिए? वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रैक्टिसेस होनी चाहिए, मतलब एनवायरमेंट को लीस्ट हार्म पहुंचाती हो। आगे आप एम्प्लॉयमेंट दीजिए, ये आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। किन लोगों को? बैकवर्ड लोगों को, जो डिसेबल्ड लोग हैं उनको। जो डिसेबल्ड वर्ड की जगह अब आपके एग्जाम में स्पेशली एबल्ड लिखा हो सकता है। स्पेशली एबल्ड, डिसेबल्ड वर्ड अब कम यूज किया जाता है बुक्स में। तो जो स्पेशली एबल्ड लोग हैं, स्पेशली एबल्ड का मतलब है उनको कोई डेफिशिएंसी, कोई प्रॉब्लम है, उनको बोला जाता है। इसके एग्जांपल जो एनसीईआरटी में लिखे हुए जो आपसे पूछे जा सकते हैं, दैट इज सिस्को, आईटीसी और एशियन पेंट्स, ये ऐसी चीजें करते हैं, अपने एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करते हैं, तो इनके एग्जांपल ये आईटी जो आपके एनसीईआरटी वाले हैं। नेक्स्ट इज पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पहले हमने पढ़ा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, फिर हमने पढ़ा सोशल ऑब्जेक्टिव, फिर हमने पढ़ा पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स के अंदर 3 ऑब्जेक्टिव हैं, सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ, और दूसरे वाले में सोशल ऑब्जेक्टिव में आपने बता दिया। थर्ड पॉइंट में आ गया पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है कि एक पर्सन आपके यहाँ पे आ रहा है जो एम्प्लॉई है, ऑर्गेनाइजेशन के समझ में आ गया कि आप ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचिए। अच्छा, फिर हमने कहा आपने सोसाइटी के बारे में सोच लिया, तो फिर हमारा क्या? हमारा क्या मतलब क्या है कि मान लीजिए आप जो एम्प्लॉयज है उनके बारे में कहाँ सोचा आपने? तो उनके बारे में हमने यहाँ सोचा। एम्प्लॉय की पहले हम नीड्स को कैटेगराइज कर देते हैं कि कितने पार्ट में एम्प्लॉय आपसे क्या क्या चाहता है। पहली चीज वो उसकी फाइनेंशियल नीड्स है। आपके यहाँ पे आ रहा है तो पैसे के लिए आ रहा है, तो पहले उसकी फाइनेंशियल नीड्स को पूरा कीजिए। वो कैसे करेंगे आप? कॉम्पिटिटिव सैलरी देके, जितना उसकी बनती है उतनी सैलरी। सोशल नीड्स, कॉम्पिटिटिव का मतलब क्या होता है? एज पर इन्फ्लेशन इंडेक्स, जो आपके यहाँ पर रेट चल रहा है उसके हिसाब से। सोशल नीड्स का मतलब क्या है कि क्या हम उसे पैसे देते रहे और डांटते रहे बार बार? आंसर इज नो।
पीयर रिकॉग्निशन भी उसे चाहिए। पीयर रिकॉग्निशन इन द सेंस आपके लोगों में उसकी एक्सेप्टेंस हो, आपके यहाँ पर वो लेफ्ट अलोन फील ना करे। हायर नीड्स का मतलब क्या होता है, कुछ लोग आते हैं कि वो आपको सिर्फ पैसे से मतलब नहीं है, लोग क्या सोच रहे हैं उससे भी बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, वो कह रहे हैं हमें हमारे हिसाब से काम दो और हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करने आए हैं, हम यहाँ पर सर्वाइव करने नहीं आए हैं। तो उनकी ये 3 तरीके की नीड्स होती हैं आपकी। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट है, ग्रुप गोल्स को अचीव करने में हेल्प कराता है, एफिशिएंसी बढ़ाने में, डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन बनाता है ताकि वो अडेप्ट कर सके चेंज से, अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स हमने अब देखा था उसमें भी हेल्प कराता है आपको, सोसाइटी सोशल ऑब्जेक्टिव में तो सोसाइटी के भी डेवलपमेंट में हेल्प कराता है। ये आगे आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, कितने लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, उसमें कितने लोग होते हैं और वो क्या काम करते हैं। एक ही चार्ट से खत्म हो जाएगा ये, एक पेज से आपके तीनों पॉइंट्स खत्म हो जाएंगे कि लेवल्स कितने होते हैं, उन पे लोग कौन से आते हैं, उनके एग्जांपल्स, और प्लस वो काम क्या करते हैं उनके एग्जांपल्स। तो पहले लेवल जो कौन सा होता है वो टॉप लेवल होता है। टॉप लेवल के अंदर आने वाले कौन से लोग हैं, आपका जो केस स्टडी है वो स्टार्ट होगा, जो एमसीक्यू वो स्टार्ट होगा कि चेयर पर्सन था उसने ये काम किया, बताइए कौन से लेवल का पर्सन था। तो चेयर पर्सन सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, या फिर सीओओ चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, या फिर डायरेक्टर्स, या फिर ओनर्स, या फिर जनरल मैनेजर। मोस्ट इंपॉर्टेंट जनरल मैनेजर। होता क्या है कि जैसे ही हम मैनेजर को देखते हैं हमारे मन में आता है कि ये तो मिडिल लेवल वाला होगा नहीं। जब जनरल मैनेजर है, दैट इज मैनेजर्स मैनेजर, जो जितने सारे मैनेजर्स हैं उनके ऊपर जो मैनेजर होता है उसे जनरल मैनेजर बोलते हैं, और वो टॉप लेवल पे आता है। इनका काम क्या होता है ये पढ़िए, इसमें से क्वेश्चन बनेगा और ज्यादा कंफ्यूजिंग भी होता है। फॉर्मुलेटिंग ऑर्गेनाइजेशन गोल्स ऑब्जेक्टिव्स और प्लान स्ट्रेटेजीज पॉलिसीज, ये किसके लिए, फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल। इंटीग्रेट करेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे वेरियस एक्टिविटीज और वेरियस डिपार्टमेंट्स की एक्टिविटीज को, ये टॉप लेवल का काम है। आगे मिडिल लेवल में कौन से पर्सन आते हैं, जो भी आपके डिपार्टमेंट के, पहली चीज तो मैनेजर्स लिखा हुआ है मतलब मिडिल लेवल, डिपार्टमेंटल हेड लिखा हुआ है दैट इज मिडिल लेवल, ऑपरेशन मैनेजर लिखा हुआ है, प्लांट सुपरिटेंडेंट लिखा हुआ है, तो खाली सुपरिटेंडेंट लिखा हुआ है कौन से में जाएगा, लोअर लेवल सुपरवाइजरी लेवल। प्लांट सुपरिटेंडेंट लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, जनरल मैनेजर, तो वो मिडिल लेवल पे जाएगा। इनका काम क्या होता है मिडिल लेवल वालों का। टॉप लेवल वालों ने आपके लिए कुछ प्लान्स पॉलिसीज बनाई हैं, जो भी फंक्शन देखे उनको क्या करोगे आप, इंटरप्रेट करोगे, इंटरप्रेट टू द सुपरवाइजरी लेवल, उनको समझाओगे, पॉलिसीज को इंप्लीमेंट कराओगे, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज चेक करोगे, असाइनिंग ऑफ ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज चेक करोगे। एक चीज ध्यान रहे जिसमें से केस स्टडी आती है आपकी, वो यहाँ पर लिखते हैं, ये जो है ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मिडिल लेवल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटेशन, क्योंकि आप इंटरप्रेट कर रहे हैं, तो इम्प्लीमेंटेशन, आपके प्लान्स का जो इम्प्लीमेंटेशन है उनके लिए रिस्पॉन्सिबल है ये, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, मिडिल लेवल वाला। इसको क्वेश्चन आपको गलत नहीं करना है। दैट नेक्स्ट कौन सा आ गया आपका, सुपरवाइजरी लेवल। सुपरवाइजरी लेवल किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसका ज्यादातर क्वेश्चन बने गए हैं कि क्वालिटी ऑफ मटेरियल या आउटपुट ये कैसी बनी है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, सुपरवाइजरी लेवल के मैनेजर सुपरवाइजर्स की होगी। इनमें कौन कौन से लोग आते हैं, क्या वर्कर्स इसमें आते हैं, आंसर इज नो। वर्कर्स मैनेज नहीं करते, मैनेजमेंट के लेवल से तो वर्कर्स मैनेज नहीं करते, वर्कर्स तो एक्चुअली में काम करते। तो सुपरवाइज कौन करता है, ये फोरमैन है, सुपरवाइजर है, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव है, मतलब बहुत सारे जैसे यूनियंस होते हैं, ये सारे वर्कर्स हैं, इनके ऊपर एक यूनियन है, इनका एक रिप्रेजेंटेटिव है, तो वो आएगा मैनेजमेंट में, वर्कर्स नहीं आएंगे। आगे इनका काम क्या होता है, एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी ये करते हैं, इंटरप्रेट वो लोग कराते हैं, डिसिप्लिन मेंटेन करना इनका काम है, ब्रिंग वर्कर्स ग्रीवेंसेस टू द मैनेजमेंट, इन लोगों का काम है कि जो वर्कर्स को प्रॉब्लम आ रही है वो क्वालिटी के आउटपुट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, यही लोग रिस्पॉन्सिबल है, कौन से, सुपरवाइजरी लेवल वाले। पॉइंट पे चले, सुपर थोड़ा सा फास्ट चल रहे हो, आपने एक बार पढ़ा होगा, ये बस एक ओवरव्यू है क्योंकि आपकी छुट्टियां। कोऑर्डिनेशन पे आ गए, कोऑर्डिनेशन की मीनिंग सबसे पहले पता होनी चाहिए, तब आप आइडेंटिफाई कर पाओगे। ध्यान रखना जब भी क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा कि कोऑर्डिनेशन का आंसर कैसे देना है, तो जब भी क्वेश्चन में पूछा जाए फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, तो कोऑर्डिनेशन आंसर नहीं होगा। फंक्शन का मतलब प्लानिंग से लेकर कंट्रोलिंग तक, तो कोऑर्डिनेशन आंसर नहीं होगा। पहली चीज तो ये समझ लीजिए। आप आगे इसका क्वेश्चन क्या से आएगा, इसका क्वेश्चन आएगा आइडेंटिफाई द कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट बीइंग डिस्कस्ड। अगर फंक्शन आता है तो आप इसका आंसर ये वाला नहीं लगाएंगे, अगर कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट पूछे तो आप ये वाला आंसर लगाएंगे। मीनिंग क्या होती है इसकी, कोऑर्डिनेशन इज द फोर्स दैट सिंक्रोनाइजेस ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट एंड एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। ये सिंक्रोनाइज जो हाईलाइट किया हुआ है, इसके कीवर्ड्स हैं आपको एग्जाम में दिख जाएंगे। कोऑर्डिनेशन किस लेवल पे रिक्वायर्ड होता है, ऑल लेवल पे। इसका मतलब कोऑर्डिनेशन भी कैसा होता है, परवेसिव होता है, आपको पता होना चाहिए। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन अमंग डिपार्टमेंट्स इन एक्टिविटी रिजल्ट किस चीज में, अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, ओवरलैपिंग होगी, बार बार जो काम है वो डुप्लीकेट होगा, बार बार रिपीट होगा, वेस्टेजेस ज्यादा होगी, डिले ज्यादा होंगे, केओस ज्यादा होंगे। अगर क्या हो, अगर कोऑर्डिनेशन ना हो तो ये सारी चीजें होंगी। फिर ऐसी लाइन आगे जिससे आपके एमसीक्यूज बनते हैं, इट इज नॉट अ सेपरेट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, क्योंकि फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट होता तो प्लानिंग और कंट्रोलिंग के बीच में कहीं ना कहीं आता, तो सेपरेट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट नहीं है, इट इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। इसके बिना बाकी सारे फंक्शन जो है वो बेकार है।
इसके फीचर्स क्या है, ये ग्रुप एफर्ट्स को क्या करता है, इंटीग्रेट करता है, इंश्योर करता है कि यूनिटी ऑफ एक्शन बनी रहे, मतलब जो भी आप काम कर रहे हो वो अलग अलग डायरेक्शन में ना जा रहे हो, अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल की तरफ जा रहे हो। कंटिन्यूस प्रोसेस क्यों है, क्योंकि एक स्पेसिफिक एक्टिविटी नहीं है, जब तक प्लानिंग कंट्रोल और ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करेगी तब तक ये चलेगा। ऑल परवेसिव फंक्शन, हर तरीके के ऑर्गेनाइजेशन, हर लेवल और हर डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर। इससे भी क्वेश्चन आपका बन सकता है कि कोऑर्डिनेशन बिठाना ये कोई टॉप लेवल के मतलब की बात नहीं है, मिडिल लेवल की नहीं, ये सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी हर मैनेजर की, उनके डिपार्टमेंट में उनके ग्रुप में जो है वो कोऑर्डिनेशन बना रहे हैं। डेलिबरेट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, इससे आपकी केस स्टडी आएगी, मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में भी यहाँ पे लिखा हुआ है। डेलिबरेट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि आपका जो कोऑर्डिनेशन है वो ऑटोमेटिकली स्टैब्लिश नहीं होता। इवन इफ आपके जो वर्कर्स है वो विलिंगली चाह रहे हैं कोऑर्डिनेट करना, फिर भी वो कोऑर्डिनेशन नहीं होगा जब तक डेलिबरेट का मतलब इंटेंशनल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट होता है। इंपॉर्टेंस, कोऑर्डिनेशन की नीड क्यों पड़ी, जब हमारी ऑर्गेनाइजेशन का साइज बढ़ने लगा तब कोऑर्डिनेशन की नीड बढ़ने लगी। मान लीजिए एक ही पर्सन है पूरी पूरी ऑर्गेनाइजेशन में और वो खुद ही काम कर रहा है, तो क्या कोऑर्डिनेशन की जरूरत है, आंसर इज नो। फिर क्या हुआ, फिर फंक्शनल डिफरेंशिएशन, अब जो काम है, अब हर चीज के लिए एक अलग मैनेजर होता है। पहले एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पुराने समय में एक ही मैनेजर होता था, अब क्या है, हर चीज के लिए अलग मैनेजर, फाइनेंस का मैनेजर अलग, एचआर का मैनेजर, हर चीज का मैनेजर क्या हो गया अलग। तो अब फंक्शंस क्योंकि बढ़ गए हैं तो सबके लिए अब आपको कोऑर्डिनेशन चाहिए, क्योंकि इन सबको कोई लोग रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, फाइनेंस का मैनेजर फाइनेंस को संभाल रहा होगा, प्रोडक्शन का प्रोडक्शन को संभाल रहा होगा, तो दोनों की एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करने के लिए चाहिए। स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या है, ये जो आज का मॉडर्न ईरा है ये स्पेशलाइजेशन, हर छोटी छोटी चीज में स्पेशलाइजेशन चाहिए, तो हर किसी के लिए क्या बुलाया जाएगा, स्पेशलिस्ट। और जनरली स्पेशलिस्ट की टेंडेंसी क्या होती है कि वो एक दूसरे के काम को रिव्यू नहीं करते, वो सिर्फ अपने अपने से मतलब रखते, किसी से सजेशन नहीं लेते। तो स्पेशलाइजेशन क्या करेगा आपका, ये क्या कोऑर्डिनेशन को, कोऑर्डिनेशन के जो वे है उसके पाथ में जो है एक हिंड्रेंस प्रोवाइड करेगा। तो अब जो है कोऑर्डिनेशन और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि सब अपनी अपनी लाइन चलाने लगे। ये कोऑर्डिनेशन वाला पार्ट हो गया आपका। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, मैनेजमेंट एज अ साइंस, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। ये मैनेजमेंट ऑफ साइंस का पहला पॉइंट है कि मैनेजमेंट क्या हर लिटरेचर होती है, बुक्स वगैरह होती है क्या, आंसर इज इसे बोलते हैं सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, जैसे साइंस में होता है। प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट, इसका मतलब क्या है कि जैसे साइंटिफिक प्रिंसिपल्स होते हैं एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर बेस्ड होते हैं, ऐसे ही आपके मैनेजमेंट के प्रिंसिपल होते हैं, लेकिन ये लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स नहीं होते, ये ह्यूमंस के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं उनके ऊपर होते हैं। यूनिवर्सल वैलिडिटी होती है किसकी, साइंस के प्रिंसिपल्स की यूनिवर्सल वैलिडिटी होती है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल की यूनिवर्सल वैलिडिटी नहीं होती है, वो कहीं कहीं सिचुएशनल बेसिस पे देखा जाता है कि कहाँ पर। कंक्लूजन क्या लिखेंगे हम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या एक मैनेजमेंट को आप प्योर साइंस बोल सकते हैं, आंसर इज नो। मैनेजमेंट इज नॉट अ प्योर साइंस, इट इज अ अप्लाइड साइंस और सोशल साइंस, ये एमसीक्यू में आपके आ सकता है। देन मैनेजमेंट इज प्रोफेशन, ज्यादातर एमसीक्यू इसी पे बने थे। वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, इनकी भी होती है क्योंकि इनका एक अलग करिकुलम होता है, कोर्स होता है। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री का क्या मतलब है, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री का मतलब ये होता है कि आपको किसी ना किसी प्रोफेशनल एग्जाम को क्लियर करना पड़ता है किसी प्रोफेशन में जाने के लिए, चाहे वो लॉयर हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो सी हो, उनका एक एंट्रेंस एग्जाम होता है। लेकिन क्या बाकी मैनेजर बनने के लिए कोई एंट्रेंस एग्जाम है, आंसर इज नो। क्या आप एक्सपीरियंस के बेसिस पे जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक्सपीरियंस आप बन सकते हैं क्या, आंसर इज क्या एक 10th फेल पर्सन भी आपका क्या मैनेजर बन सकता है, आंसर इज यस। लेकिन क्या एक 10th फेल पर्सन तो डॉक्टर या लॉयर बन सकता है, आंसर इज नो। प्रोफेशनल एसोसिएशन, हर एक प्रोफेशन में एक एसोसिएशन होती है, क्या मैनेजर्स की भी एक एसोसिएशन है, आंसर इज यस। एसोसिएशन तो है लेकिन वो ऑपरेटिव नहीं है। लेकिन क्या जो प्रोफेशनल्स की एसोसिएशन है, जैसे लॉयर की बार काउंसिल होती है, क्या ये सब ऑपरेटिव होती है, मतलब फंक्शन भी करती है, आंसर इज यस। तो ये कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए, सीए के लिए आईसीआई है, सीएमए के लिए आईसीएमएआई है, ये इनकी प्रोफेशनल एसोसिएशन है। लॉयर्स के लिए इनकी बार काउंसिल, डॉक्टर्स के लिए भी होती है। फोर्थ पॉइंट, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, ये आपको एग्जाम में दिख जाएगा। प्रोफेशनल्स की एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, इसका मतलब वो एथिक्स से चलते हैं, वो राइट रॉन्ग को देख के चलते हैं, ये उनका इंस्टीट्यूट उनको बताता है। अगर कोई गलत कंडक्ट होता है तो वही उनकी प्रोफेशनल एसोसिएशन उनको पनिश भी करती है। ऐसा मैनेजर्स में नहीं है, इसलिए मैनेजर्स के फ्रॉड ज्यादा देखे जाते हैं। सर्विस मोटिव, सर्विस मोटिव का मतलब क्या होता है कि क्या जो हमारे प्रोफेशनल लोग होते हैं क्या वो सर्विस दे रहे हैं, क्या वो पैसे नहीं लेते, आंसर इज नो। पैसे तो लेते लेकिन उनका मेन मोटिव सर्विस है। जैसे कोरोना के टाइम पे हमने डॉक्टर्स के साथ देखा, क्या ऐसे भी डॉक्टर्स काम कर रहे थे कि अगर वो काम नहीं भी करते 1-2 महीने तो भी चल जाता, क्या उनके घर में खाने के लिए चीजें नहीं थी, लेकिन क्या फिर भी वो सर्विस दे रहे थे, आंसर इज यस। तो यहाँ पर जो मेन मोटिव होता है टू सर्व द ह्यूमैनिटी, टू सर्व द सोसाइटी होता है, पैसे कमाते। लेकिन मैनेजर्स का मेन मोटिव क्या होता है, पैसे कमाना, टू अर्न प्रॉफिट। कंक्लूजन क्या निकाला हमने, कंक्लूजन ये निकाला कि जो मैनेजमेंट है वो उसे आप प्रोफेशन नहीं बोल सकते, फुल फ्लेज प्रोफेशन नहीं है, क्योंकि इसकी कुछ कंडीशंस को पूरा नहीं करता है, जैसे कि एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट है, प्रोफेशनल एसोसिएशन है, ये सारी चीजें, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है, ये सारी चीजें आप इसमें पूरी नहीं करते। लास्ट आ गया मैनेजमेंट एज ए साइंस, मैनेजमेंट एज एन आर्ट।
साइंस हमने देख लिया प्योर साइंस नहीं है, अप्लाइड साइंस है। प्रोफेशन हमने देख लिया फुल फ्लेज प्रोफेशन नहीं है। आर्ट को हमें देखना है क्या मैनेजमेंट एज एन आर्ट है, आंसर इज यस। कंप्लीट आंसर क्या होगा, मैनेजमेंट एक आर्ट होगा। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा क्या मैनेजमेंट एज अ आर्ट ओनली है, या खाली लिखा हुआ मैनेजमेंट इज एन आर्ट, ट्रू और फॉल्स। फॉल्स होगा। मैनेजमेंट आर्ट भी है, साइंस भी है, प्रोफेशन भी है। साइंस में अप्लाइड साइंस है, सोशल साइंस है। प्रोफेशन में क्या है, प्रोफेशन में नॉट अ फुल फ्लेज प्रोफेशन है लेकिन कुछ एलिमेंट्स ऑफ प्रोफेशन है। तो खाली उसे आर्ट बोलना गलत होगा। तो एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, क्या इसमें भी लिटरेचर बुक्स स्टडी मटेरियल वगैरह होते हैं, आंसर इज पर्सनलाइज एप्लीकेशन। पर्सनलाइज एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है कि जो सिंगर्स होते हैं या जो आपके जो भी डांसर्स होते हैं कि सारे एक ही तरीके के डांस करते हैं, आंसर इज नो। डांस सबको आता है लेकिन अप्लाई अलग अलग तरीके से करते हैं, इसे बोलते हैं पर्सनलाइज एप्लीकेशन। क्या मैनेजर्स भी ऐसे करते हैं, अलग अलग प्रिंसिपल्स होते हैं जिससे मैनेज किया जा सकता है, आंसर इज लेकिन पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि कौन सी सिचुएशन में कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई करके काम हो जाएगा। थर्ड पॉइंट, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी का मतलब क्या है कि अलग अलग जो प्रोफेशन के लोग होते हैं वो क्या होते हैं अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर, जैसे कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिखवाए गए होंगे, ये देखिए ये हमारे अरिजीत सिंह है, तो ये क्रिएटिविटी से गाते हैं। उसके बाद ये भी पता ही होगा आपको कहाँ से, और इनका तो खैर कहना ही क्या है, तो ये इनकी क्रिएटिविटी है सारे सिंगर्स ही, चारों जो इसमें दिखाई दे रहे हैं वो आपको सिंगर्स हैं। इनकी क्रिएटिविटी अलग है इसलिए अलग अलग चीजों के लिए फेमस है और अलग अलग चीजों के लिए जाने जाते हैं। ऐसे कुछ मैनेजर्स होते हैं उनके काम करने का स्टाइल अलग अलग होता है, तो वो क्रिएटिविटी अपने ऊपर पर्सनलाइज्ड बेस्ड होती है। तो ये इसका पॉइंट है। क्या हम मैनेजमेंट को एज एन आर्ट बोल सकते हैं, समरी से आप पढ़ सकते हैं इसको, क्या मैनेजमेंट को एज एन आर्ट बोल सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ये प्योर साइंस नहीं है, ये फुल फ्लेज प्रोफेशन नहीं है, लेकिन मैनेजमेंट एज आर्ट जो है कंसिडर की जाती है। ये आपका पूरा का पूरा चैप्टर फिनिश हो चुका है, किसका, चैप्टर नंबर फर्स्ट। अब फटाफट से चलेंगे चैप्टर नंबर सेकंड की तरफ। चैप्टर नंबर सेकंड में कौन कौन सी चीजें आती हैं, प्रिंसिपल्स के कंसेप्ट, इनके नेचर क्या होते हैं, फेयोल के प्रिंसिपल्स कितने होते हैं, टेलर के प्रिंसिपल्स कितने होते हैं, उनकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, सारी चीजें हमें देखनी। जैसे कंसेप्ट, कंसेप्ट ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या कहता है कि ये आपको जनरल गाइडलाइंस प्रोवाइड कराती है किसी सिचुएशन के, टेलर मेड सिचुएशन, टेलर मेड रेडीमेड प्रॉब्लम्स आपको नहीं देती हैं। ये स्ट्रेट जैकेट सोल्यूशन वाला पॉइंट आपका आएगा। यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, क्या प्रिंसिपल्स यूनिवर्सली एप्लीकेबल होते हैं, आंसर इज यस, लेकिन इनका जो एक्सटेंट है कि कितने अप्लाई होंगे ये वेरी करेगा सिचुएशन टू सिचुएशन। जनरल गाइडलाइन से ये स्ट्रेट जैकेट सॉल्यूशन नहीं प्रोवाइड करते। इससे भी आपका एमसीक्यू आता है, क्या प्रिंसिपल्स जो है आपको स्ट्रेट जैकेट सॉल्यूशन रेडीमेड सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, आंसर इज नो। ये स्ट्रेट जैकेट सिर्फ जनरल गाइडलाइंस बताते हैं। नेक्स्ट, फ्रेम्ड ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन, लोगों को ऑब्जर्व करके बताया गया कि इन पे कौन सा काम किया जा सकता है, कब मोटिवेशन से काम करेंगे, कब स्ट्रिक्ट लीडरशिप से काम करेंगे। तो ये हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा होगा मैनेजर से। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है, साइंस के साथ भी होता है, यहाँ पर भी होता है। अगर आपके एम्प्लॉयज मोटिवेटेड हैं, अगर आपके एम्प्लॉयज मोटिवेटेड है तो एफिशिएंसी बनी रहेगी, अगर मोटिवेटेड नहीं है तो एफिशिएंसी भी डाउन आ जाएगी। तो कॉज ये है, इफेक्ट ये है। कंटीजेंट मतलब क्या होता है, कंटीजेंट का मतलब जब भी फ्यूचर में कोई सिचुएशन के ऊपर बेस्ड आपकी एप्लीकेशन डिपेंडेंट हो उसे बोलते हैं कंटीजेंट। मेनली बिहेवियर, क्योंकि जो हमारे प्रिंसिपल से वो सारे डील किससे करते हैं, ह्यूमन से, ह्यूमन बिहेवियर से, तो इसलिए इसे कैटेगराइज किया गया है मेनली बिहेवियर से। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स रिजिड नहीं होते, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स रिजिड होते हैं। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को आप चेंज कर सकते हैं, इसलिए इसे कंटीजेंट बोलते हैं अपने स्टाइल से। फेयर्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में इसके क्वेश्चन दिख जाएंगे। आपको हर चीज पता होनी चाहिए, जैसे डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब क्या है, वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर टास्क, ये इसका कीवर्ड है। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, देयर शुड बी इक्वल अथॉरिटी विद रिस्पेक्ट टू रिस्पॉन्सिबिलिटी। जितनी आप अथॉरिटी दें, अथॉरिटी का मतलब डिसीजन मेकिंग पावर, उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दें उस पर्सन को। थर्ड पॉइंट है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है, हर ऑर्गेनाइजेशन में रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए, उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कराने के लिए कंप्लायंस मैकेनिज्म होना चाहिए। और तीसरी चीज, अगर आपने कोई कमिटमेंट की है, कमिटमेंट का मतलब क्या होता है, कमिटमेंट का मतलब ये है कि मैनेजमेंट ने कमिट किया था कि आप ओवर टाइम करिए, हमारे सेल टारगेट पूरा कराइए तो हम आपके पैसे देंगे। तो अगर मैनेजमेंट अपनी बात से मुकर रहा है तो डिसिप्लिन वॉयलेट हो रहा है, अगर वर्कर्स अपनी बात से मुकर रहे हैं, एडवांस ले लिया बाद में काम नहीं कर रहे तो भी डिसिप्लिन वॉयलेट हो रहा है। अगर दोनों अपनी कमिटमेंट को पूरा कर रहे हैं तो डिसिप्लिन फॉलो हो रहा है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब क्या होता है, यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब क्या होता है कि एक ही समय पे एक वर्कर को एक टाइम पे एक ही बॉस से इंस्ट्रक्शन मिले। अगर एक पर्सन को बहुत सारे लोग जो है इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं तो क्या वो उससे अपना काम ढंग से कर पाएगा, आंसर इज नो। तो देयर शुड बी वन बॉस फॉर वन वर्कर एट वन गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, एक ही जगह से उसे ऑर्डर्स मिलने चाहिए। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब क्या है, ऑर्गेनाइजेशन की जो एक्टिविटीज है वो एक ही डायरेक्शन में जानी चाहिए, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, अलग अलग डायरेक्शन में नहीं जानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है आपका, देयर शुड बी अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग शुड बी एट इट्स डेजिग्नेटेड प्लेस। ऑर्गेनाइजेशन में हर एक चीज के लिए आप स्पेस बनाइए, उस स्पेस पे उस सारी चीजों को रखिए, तो केओस और अननेसेसरी चीजें वहां से हट जाएंगी। इसी से रिलेटेड एक होता है आपका टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक स्टडी में हम क्वेश्चन पढ़ेंगे मूवमेंट से रिलेटेड, जो
एलिमिनेटिंग अननेसेसरी मोशन, जो मोशन होता है उस मोशन को आप रिड्यूस कर सकते हैं अगर आपने ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्डरलीनेस है, तो क्वेश्चन आंसर चेंज हो जाएगा। इक्विटी का मतलब क्या होता है? इक्विटी में आप एक पॉइंट पढ़ेंगे, नो डिस्क्रिमिनेशन। किसी भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, किसी भी चीज में, प्रमोशन करना है, डिमोशन करना है, एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन में सिलेक्ट करना है, किसी भी डिसीजन मेकिंग में आपको इक्विटी मतलब डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, सभी को इक्वली ट्रीट करना है। इक्विटी मतलब डिस्क्रिमिनेशन किस चीज के बेसिस पे नहीं होना चाहिए, जेंडर, कास्ट, रिलीजन, इनके बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन मतलब होता है जो कलर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन होता है। 9th पॉइंट, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। अगर आप काम करने की पावर को कंसंट्रेट कर लो, अपने पास इकट्ठा कर लो, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ पावर, उसे बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है डिस्पर्जल, डिस्पर्जल का मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना अथॉरिटी को, उसे बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। स्केलर चेन का मतलब क्या होता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक हायरार्की होनी चाहिए, हर एक लेवल्स डिफाइंड होना चाहिए, फ्लो कहां से होगी, कम्युनिकेशन कहां से जाएंगे, ऑर्डर्स कहां से जाएंगे, वो सारी चीजें फिक्स होनी चाहिए। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट इनटू जनरल इंटरेस्ट, इसका मतलब क्या होता है? आपके सामने दो सिचुएशन आ रही है, एक में ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट सामने है और दूसरे में आपका पर्सनल ऑब्जेक्टिव, पर्सनल इंटरेस्ट शामिल है। तो आप बताइए आपको कौन सी सिचुएशन की तरफ जाना चाहिए? तो अब आपको इसका आंसर है कि आपको ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को प्रायोरिटी पे रखना है एज कंपेयर टू पर्सनल इंटरेस्ट। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सन का मतलब क्या होता है? स्टेबिलिटी ऑफ पर्सन का मतलब क्या है? वन वर्कर शुड बी गिवन इनफ अमाउंट ऑफ टाइम टू कंप्लीट अ जॉब। इसका मतलब क्या है कि अगर आप एक पर्सन को छोटे छोटे इंटरवल्स में अगर उसकी फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स करेंगे, इसका ये आपको कीवर्ड मिल सकता है, फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स। तो अगर आप किसी पर्सन का फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स कर रहे हैं एक जॉब से बाद में, तो उसकी एफिशिएंसी नहीं आ पाएगी। अगर उससे आपको आउटपुट चाहिए तो आपको स्टेबल रखना पड़ेगा किसी सिचुएशन पे, किसी काम पे। इनिशिएटिव का मतलब क्या होता है कि वर्कर्स को और मैनेजमेंट को, दोनों ही लोगों को आपस में मिलकर क्रिएटिव आइडियाज और इनिशिएट करने देना चाहिए। मैनेजर्स को अलाउ करना चाहिए वर्कर्स को पार्टिसिपेट करने के लिए कि क्रिएटिव सजेशन दीजिए, और जो अच्छे लगे उन्हें उसके बाद उन्हें मोटिवेट भी करिए, शाबाशी भी दीजिए, उन्हें इंसेंटिव्स भी दीजिए। स्पिरिट क्रॉप्स आपका क्या मतलब है? टीम वर्क है इसका मतलब। और इसमें आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चन दिखेगा तो इसमें वर्ड है आई शुड बी रिप्लेस्ड बाय वी। ये आपने पढ़ा होगा कि आई वर्ड मैं नहीं होना चाहिए, हम वर्ड होना चाहिए, बोलते हैं स्पिरिट क्रॉप। ये इसकी एक्सप्लेनेशन अगर आपको देखनी है तो इसे यहाँ से हटा देते हैं हम। डिटेल में डिस्कस किए गए हैं, आपको सारी चीजें पता होंगी, इसलिए सिर्फ रिवाइज की जा रही है। ये यहाँ पे टेक्निक्स आ गई हैं, तो हम पार्ट 2 में चलते हैं टेक्निक्स पे। टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, पहली पहली टेक्निक, मेथड स्टडी। देयर शुड बी वन बेस्ट मेथड। आप हमेशा इस चीज को फॉलो करें कि देयर इज ऑलवेज अ बेटर मेथड, ऑलवेज अ बेस्ट मेथड टू डू अ पर्टिकुलर टास्क। तो जब भी आप कोई ऑर्गेनाइजेशन में टास्क कंप्लीट कर रहे हैं तो आप ध्यान रखें कि वो जो मेथड है वो आप ट्राई करें कि सर्च आउट करें, इसे बोलते हैं मेथड स्टडी। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? मिनिमाइज कॉस्ट होता है, मैक्सिमाइज एफिशिएंसी होता है। मेथड स्टडी टू फाइंड आउट वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग द टास्क, ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। जैसे इसके एग्जाम्पल में ध्यान रखना है आपको, जैसे ये सीबीएसई ने एग्जांपल्स दिए हैं कि प्रोसेस चार्ट्स को, ऑपरेशनल रिसर्च को, दो कीवर्ड ऐसे हैं जिससे आपको पता चलेगा, एग्जाम में समझ में नहीं आएगा लेकिन ये आएगा तो मेथड स्टडी आंसर होगा। और एक एग्जांपल होगा कि फोर्ड मोटर कंपनी ने अब इसको बहुत अच्छी तरह इसको असेंबली लाइन के कंसेप्ट को यूज किया, तो ये एज इट इज आपके एग्जाम में हो सकता है क्योंकि एनसीईआरटी वाले एग्जाम्पल है। नेक्स्ट पॉइंट इज टाइम स्टडी। टाइम स्टडी का मतलब क्या होता है कि सबसे पहले आप क्या करें, एक स्टैंडर्ड टाइम बता दें एक वर्कर को कि एक वर्कर को एक काम को करने में इतना स्टैंडर्ड के हिसाब से टाइम लगना चाहिए। उसके बेसिस पे तीन चीजें डिसाइड होंगी, नंबर ऑफ वर्कर्स कितने लगेंगे काम करने के लिए, कौन सा सुटेबल इंसेंटिव होगा, कौन सा बोनस स्कीम लगाना है, लेबर कॉस्ट टोटल कितनी पड़ेगी, तीन चीजें आपको पता चलेंगी। अगर क्वेश्चन आपको स्टैंडर्ड टाइम टू परफॉर्म टास्क नहीं मिल रहा है तो आप ये तीन चीजें इसमें बता सकते हैं। नेक्स्ट फैटिग स्टडी। फैटिग स्टडी का मतलब होता है रेस्ट इंटरवल्स। तो रेस्ट इंटरवल्स आपको देखना है कि नेचर ऑफ जॉब क्या है, किसी पर्सन का नेचर, फिजिकल ज्यादा वर्क है या मेंटल ज्यादा वर्क है। फिजिकल ज्यादा वर्क है तो आप शॉर्ट शॉर्ट ड्यूरेशन के ज्यादा इंटरवल्स देंगे। मेंटल ज्यादा वर्क है तो आप बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट इंटरवल्स ना दें, आप एक ही बार में आधे घंटे एक घंटे का लंच ब्रेक जो भी आपको कराना है वो करा सकते हैं। जैसे इसमें एग्जाम्पल लिखा हुआ है, मोर मैनुअल लेबर है तो आपको मोर इंटरवल्स है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, लेस मैनुअल लेबर तो लेस इंटरवल्स है, लेकिन टाइम का ज्यादा देना पड़ेगा। ये चीजें हम क्यों करते हैं? ताकि वो लोग क्या कर सके, स्टेमिना को रीगेन कर सके, रेस्ट इंटरवल इनेबल करेंगे वर्कर्स को, एक्सीडेंट्स इससे रिड्यूस होंगे, रिजेक्शन इससे कम होंगी, और इंडस्ट्रियल सिकनेस जैसे स्ट्राइक वगैरह पे लोग चले जाते हैं वो अब आपके कम जाएंगे इस पॉइंट से। नेक्स्ट, मोशन स्टडी। मोशन स्टडी का मतलब क्या होता है कि हमारे यहाँ पर अननेसेसरी मूवमेंट होती है कि चलो रॉ मटेरियल चाहिए तो चलो थर्ड फ्लोर पे, चलो वहां से रॉ मटेरियल मिलेगा। अब कुछ और सामान चाहिए तो फर्स्ट फ्लोर पे, कुछ और सामान चाहिए तो सिक्स फ्लोर पे। तो ये क्या है, अननेसेसरी मूवमेंट्स हैं जो आने जाने में वर्कर का जो टाइम स्पेंड हो रहा है वो बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं है, बिल्कुल भी आपका उससे आपकी कोई भी प्रोडक्टिविटी नहीं आ रही। तो उन सारी चीजों को आपको हटाना पड़ेगा, जैसे कि सामान इधर से उधर ले जाना, इधर से उधर सामान को रखना,
एक ही जगह बैठे रहना, पोजीशन को बार बार चेंज करना, ये सारी चीजें आपकी प्रॉब्लमेटिक होती हैं। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्डर है तो इसका मतलब आपको मोशन स्टडी की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि आपसे पूछा क्या है। आइडेंटिफाई द साइंटिफिक टेक्निक पूछा है, टेलर की टेक्निक पूछी है, या फिर प्रिंसिपल पूछा है। अगर प्रिंसिपल पूछा है तो ऑर्डर आंसर होगा, टेक्निक पूछे तो मोशन स्टडी आंसर होगा। स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क का मतलब क्या होता है कि आप किसी काम को करने के स्टैंडर्ड्स बना दीजिए, उस स्टैंडर्ड्स को फॉलो होना चाहिए, रिपीटेटिव वे में फॉलो होना चाहिए, इससे स्पेशलाइजेशन भी आती है, और काम को सिंप्लीफाई कर दीजिए। डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम आपको ध्यान रखना है कि पीस रेट सिस्टम जो है पर यूनिट के बेस पे होता है, पर जो वर्क के बेसिस पे होता है। डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, इसमें आप दो सिस्टम्स को फॉलो करते हैं, ये यहाँ पे लिखा हुआ वही बता देते हैं। हाई पीस रेट किसको देंगे आप? एक ही सामान को बनाने का एक पर्सन को जो रेट है वो 150 मिलेगा, दूसरे पर्सन को जो रेट है वो 100 रुपीज मिलेगा। ये किसको मिलेगा? जो एफिशिएंट वर्कर्स हैं उनको। एफिशिएंट कौन होते हैं? जो स्टैंडर्ड का आपको काम मिला है वो स्टैंडर्ड को पूरा कर दें, उससे ज्यादा ही काम कर दें, उन्हें बोलते हैं आपके एफिशिएंट वर्कर्स। और जितना काम मिला है, जो नालायक पर्सन होते हैं वो कौन है? जिनको जितना काम मिला उससे भी कम काम करते हैं। तो सेम काम को करने के एक इनएफिशिएंट वर्कर को हम कितने पैसे देंगे? 100, मतलब उससे कम, उसे 150 मिले तो उसे 100। इससे हो गया, ये रिवॉर्ड देगा। रिवॉर्ड किसको देगा? एफिशिएंट वर्कर्स को। वही सामान बनाने के आपको 150 रुपीज मिलेंगे, और जो नालायक पर्सन है उन्हें इनएफिशिएंट वर्कर्स को कम पैसे देंगे हम। ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। फंक्शनल फोरमैनशिप का मतलब क्या होता है कि एक टाइम, पहली चीज तो फंक्शनल फोरमैनशिप को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया? दो पार्ट्स में। कैसे कैसे? चार चार पार्ट। प्रोडक्शन अलग, प्लानिंग अलग होता है, एग्जीक्यूशन अलग होता है, ठीक है। वैसे जनरली मतलब क्या होता है फंक्शनल फोरमैनशिप का? ये इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। एग्जाम में बहुत ज्यादा आने के मुझे इसके चांस कम लग रहे हैं, फिर भी आप एक बार इसकी रीडिंग करके जाएंगे तो ये बहुत अच्छा रहेगा। आप इसे स्क्रीनशॉट लेके इसकी यहाँ से एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं कि प्लानिंग इंचार्ज है, दो पार्ट में डिवाइड किया है, प्लानिंग और एग्जीक्यूशन, और इसे चार चार पॉइंट्स में से बांटा गया, तो टोटल 8 होते हैं। एमसीक्यू में अगर आ जाए तो आप देख सकते हैं इसका। ये हो गया हमारा। नेक्स्ट, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। होता क्या है कि जब भी हम पढ़ाई करते हैं तो हम ये देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट देख लिया हमने, फेयोल वाले, बस वही दिमाग में रहते हैं। इतना ही चैप्टर नहीं है, इससे भी आपके क्वेश्चन आते हैं, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, और घुमाने वाले क्वेश्चन इसी से आते हैं। तो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स कौन से हैं? जो किसने दिए हैं? ये एफ डब्ल्यू टेलर ने दिए हैं। ये भी एमसीक्यू में आ सकता है। एफ डब्ल्यू का मतलब फ्रेडरिक विंसलर टेलर है। इसे फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी बोला जाता है। ये दो हालांकि आने नहीं चाहिए इतने सिंपल क्वेश्चन, पर आ गए तो पता नहीं। प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? पहली चीज, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। नॉट रूल ऑफ थंब का मतलब क्या होता है? जरूरी नहीं है जो आपने पुराने मेथड, देयर इज नो सर्टेनिटी दैट व्हिच ओल्ड मेथड व्हिच इज वर्कड अर्लियर इन अर्लियर सिचुएशंस, क्या वो आगे भी काम करेगा? ऐसा जरूरी नहीं है। इसे बोलते हैं साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का मतलब क्या होता है कि वर्कर को और मैनेजमेंट के मेंटल लेवल पे एक रेवोल्यूशन होना चाहिए। रेवोल्यूशन मतलब वो भी सामने वाले की पोजीशन को समझे, रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे, और आप भी सामने वाले, मतलब मैनेजर्स भी वर्कर्स को समझे और वर्कर्स भी मैनेजर्स को समझे, जिससे आपस में डिस्प्यूट्स ना हो। इसे बोलते हैं हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। लड़ाई झगड़े ना हो। अब ये एक दूसरे के क्या समझे हम? रूल्स रेगुलेशन समझे, पोजीशंस को समझे, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझे। आगे एक साथ काम करना चाहिए, इससे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव होंगे, और जो आपके किसी भी तरीके के कॉन्फ्लिक्ट्स है, डिसएग्रीमेंट्स है, वो अवॉइड किए जा सके। नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। कोऑर्डिनेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म का मतलब क्या होता है? अगर कहीं पे लिखा हुआ है व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, तो ये है कोऑर्डिनेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। इसका मतलब क्या होता है कि अभी तक क्या हुआ, मैंने और आपने आपकी पोजीशन को समझा एक दूसरे से। अब अगर वर्कर्स के पास कोई कंस्ट्रक्टिव सजेशन है और वो आपको दे रहे हैं, तो आपको उसे अडॉप्ट करना पड़ेगा। पहले सिचुएशंस को समझ लीजिए, उसे अप्लाई कैसे करेंगे कि हम आपकी सिचुएशन को समझ रहे हैं, आपको भी समझ रहे हैं, अगर आप कोई कंस्ट्रक्टिव सजेशन हमें देंगे तो हम उसे मानेंगे। तो ये है आपको कोऑर्डिनेशन नॉट इंडिविजुअल। इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकती है, ध्यान रखना मेंटल लेवल पे रेवोल्यूशन हो रहा है, और आप एक दूसरे की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझ रहे हैं, आपस में झगड़े नहीं कर रहे हैं। जब भी लड़ाई कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन होगा तो आप हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड लगाएंगे, लेकिन जब भी सजेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होगा या आपसे पूछ के कुछ किया जा रहा है तो उसे बोलेंगे कोऑर्डिनेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। इसमें मैक्सिमम कंफ्यूजन होगी और आप आंसर गलत कर सकते हैं। इस पॉइंट में इसे मैं मार्क कर देता हूँ कि आप इसको जरूर जरूर एक एक लाइन को पढ़ के जाए, क्वेश्चन कैसे भी घुमा सकते हैं। नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल टू हिज एफिशिएंट प्रोस्पेरिटी। इसका मतलब क्या होता है? आप एक वर्कर को उसके एरिया ऑफ इंटरेस्ट, उसके एक्सपर्टीज, उसकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से काम दे। ऐसा काम ना दे जिसकी जरूरत आपके ऑर्गेनाइजेशन को तो है, लेकिन उस पर्सन को उसमें इंटरेस्ट नहीं है, उससे उसकी एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी सब खराब हो जाएगी। किन के बेसिस पे काम देंगे आप? क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, एरिया ऑफ इंटरेस्ट और एरिया ऑफ एक्सीलेंस, इन सारी चीजों को कंसिडर करके आप उसे काम देंगे। ये खत्म हो गया आपका चैप्टर नंबर सेकंड। अब आ गए हम चैप्टर नंबर थर्ड पे। फास्ट फास्ट रिवीजन कर रहे हैं, आप इसको एक बार देख लेना, अपने नोट्स को उठा लेना, एमसीक्यू जो जो आपने किए वो देख लेना, इतना इनफ है एग्जाम के लिए। बिजनेस एनवायरनमेंट,
पहली चीज, बिजनेस एनवायरनमेंट का मीनिंग क्या है? इट इज द सम टोटल ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस, इंडिविजुअल हो या इंस्टीट्यूशन हो, ये इसका सम टोटल है जो इन्फ्लुएंस करते हैं वर्क की, जो एंटिटी का वर्क है, ऑपरेशन है उसको। फीचर्स क्या है इसके? टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, ये वाला फीचर जब भी एग्जाम में पूछा जाता है एमसीक्यूज में, तो बहुत ज्यादा श्योरिटी नहीं होती कि आंसर होता क्या है। तो अब लीजिए, बिजनेस एनवायरनमेंट इज द सम टोटल ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस, दैट इज इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूशंस एंड अदर फोर्सेस, ये आपको ध्यान रखना है। आगे दूसरा, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। स्पेसिफिक फोर्सेस का मतलब क्या है? जो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, उसे स्पेसिफिक फोर्सेस बोलते हैं, और जो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस नहीं करते हैं उसे जनरल फोर्सेस बोलते हैं। स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है? जैसे मेरी ऑर्गेनाइजेशन के इन्वेस्टर्स, ये स्पेसिफिक है। मेरे कॉम्पिटिटर्स, ये मेरे लिए स्पेसिफिक है, डायरेक्टली इफेक्ट करेंगे मुझे। मेरे कस्टमर्स, ये मेरे लिए स्पेसिफिक है, डायरेक्टली इफेक्ट करेंगे। अब आगे जनरल फोर्सेस, जो मुझे भी इंपैक्ट करेंगे और सबको इंपैक्ट करेंगे। जैसे सोसाइटी में टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस चेंज हो रहे हैं तो वो सबको इंपैक्ट करेंगे। इकोनॉमी की कंडीशन, डिप्रेशन चल रहा है मार्केट में, इन्फ्लेशन हो रहा है तो वो सबको इंपैक्ट करेंगे। पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस है, मिलीजुली सरकार आ रही है, कभी ये सरकार आ रही है, तो सबको इंपैक्ट करेंगे। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो गए हैं, मोबाइल फोन जो बिल्कुल एकदम रिवोल्यूशन आ गया है, और फोल्डेबल फोन्स आ गए, तो वो हर कंपनी को इंपैक्ट करेंगे। लीगल एनवायरनमेंट है, कोर्ट ने कुछ ऑर्डर पास किया है कि अब से मोबाइल फोन बैन है, मान लीजिए, हालांकि ऐसा होगा नहीं, तो किसको इंपैक्ट करेंगे? सबको। तो जो सबको इंपैक्ट करेंगे वो जनरल फोर्सेस होते हैं, और जो सिर्फ मेरे को डायरेक्टली हिट करेंगे, इन्वेस्टर्स, मेरे कॉम्पिटिटर, मेरे कस्टमर्स, ये भी होते हैं स्पेसिफिक फोर्सेस। ये ध्यान रखें आप। इंटर रिलेटेडनेस, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंटर रिलेटेडनेस। इंटर रिलेटेडनेस का मतलब क्या होता है? कि जब आपके एक फैक्टर ऑफ एक डायमेंशन में चेंज आया और उससे दूसरे डायमेंशन में चेंज आ जाए, इसको बोलते हैं इंटर रिलेटेडनेस। जैसे कोरोना आया, ये चेंज हुआ, कोरोना आने से अब जो हेल्थ फूड, जो डाइट फूड है, डाइट कोक्स हैं, जो हेल्दी फूड्स हैं आपके, मिनरल वाटर्स है, इनकी डिमांड बढ़ गई है। जिम में लोग ज्यादा अपने हेल्थ को लेके अवेयर हो गए हैं, ऐसा बुक्स में लिखा हुआ है, तो हम भी ऐसे ही लिखेंगे। अब जो इन चीजों की डिमांड वो ज्यादा करने लगे हैं कोरोना के आने से, तो कोरोना से रिलेटेड भी आपको एक दो क्वेश्चन मिल जाएंगे एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट इज डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब क्या होता है? बिजनेस एनवायरनमेंट जो है एक ही चीज पे बिलीव करता है, वो है चेंज। हर बार बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंज होते हैं, कीप्स ऑन चेंजिंग, और वेरियस एनवायरनमेंट के फैक्टर्स चेंज होते हैं, कभी पॉलिटिकल, कभी सोशल, कभी लीगल, ये सारे फैक्टर्स चेंज होते रहते हैं। अनसर्टिनिटी, अनसर्टिनिटी का मतलब क्या होता है? वी कैन प्रिडिक्ट द एनवायरनमेंट, कि हाँ चेंज होगा, ये सबको पता है। हमें पता है कि आगे जाके महंगाई बढ़ेगी, आंसर इज यस। आगे जाके पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे, आंसर इज यस। सबको पता है, और भी ज्यादा महंगाई आएगी, और भी ज्यादा प्रॉब्लम्स आएगी, लेकिन क्या और भी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज भी आएंगी? आंसर इज यस। अनसर्टिनिटी है। अनसर्टिनिटी किस चीज को लेकर? जब हमें पता है सारी चीजें चेंज होने वाली, तो अनसर्टिनिटी ये है कि अगर महंगाई आएगी तो कितनी आएगी, अमाउंट क्या है, उसका एक्सटेंट क्या है। ठीक है, जॉब्स अगर लोगों की कम होंगी, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ज्यादा होगी, तो कितनी जॉब्स कम होंगी, कौन से सेक्टर में ज्यादा आएगा, ये एग्जैक्टली नहीं बता सकते। तो अनसर्टेनिटी क्या है? कि हम बिजनेस को प्रिडिक्ट तो कर सकते हैं, प्रिडिक्ट करना डिफिकल्ट है लेकिन प्रिडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसका इम्पैक्ट विद एक्यूरेसी बताना पॉसिबल नहीं है। इस पे क्वेश्चन को घुमा सकता है वो। क्या हम बिजनेस एनवायरनमेंट को बिल्कुल भी गेस नहीं कर सकते? आंसर इज नो। बिजनेस एनवायरनमेंट को हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, डिफिकल्ट है, काफी सारे फैक्टर्स है, लेकिन क्या विद एक्यूरेसी पॉसिबल इम्पैक्ट को बता सकते हैं? आंसर इज नो। फोर्थ पॉइंट, कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी जैसे आपका सिलेबस, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड इन टोटलिटी बट इजी टू अंडरस्टैंड इन पार्ट्स। मतलब जैसे कि मान लीजिए आप एक एक चैप्टर को पढ़ के टेस्ट दे रहे हो, तो आपको जो सब्जेक्ट है वो बहुत अच्छा लगेगा। एक चैप्टर पढ़ा, टेस्ट दे दिया, 40 में से 30 आ गए, 40 में से 40 आ गए, 38 आ गए। लेकिन जैसे पूरे सिलेबस का टेस्ट होता है तो आपकी एफिशिएंसी डाउन हो जाती है। ऐसे एक मैनेजर कहता है कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट है, चाहे वो डायमेंशन, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट पढ़िए, पॉलिटिकल पढ़िए, सोशल पढ़िए, क्योंकि ये इंटर रिलेटेड है, सबको एक साथ, और इनका इंपैक्ट देखना बड़ा मुश्किल है, इसे बोलते हैं कॉम्प्लेक्सिटी। रिलेटिविटी का मतलब क्या होता है? इसे मान लीजिए ये वेरी करता है, चेंज होता रहता है। चेंज का मतलब, रिलेटिविटी का मतलब क्या है? कि कोरोना का इम्पैक्ट चाइना में अलग हुआ है, अमेरिका में अलग हुआ है, हर एक कंट्री में अलग अलग हुआ है। अगर मान लीजिए इंडिया में जो साड़ी पहनते हैं लोग, उसकी जो डिमांड है वो बढ़ जाए या प्राइस बढ़ जाए, तो क्या उस पर अमेरिका पे ज्यादा इम्पैक्ट आएगा? आंसर इज नो। तो इसे बोलते हैं रिलेटिविटी। जो बिजनेस एनवायरनमेंट के फैक्टर्स हैं वो वेरी करते हैं, कि उसका इम्पैक्ट किस किस कंट्री टू कंट्री वेरी करेगा, रीजन टू रीजन वेरी करेगा, फॉर्म टू फॉर्म वेरी करेगा। जैसे कि मान लीजिए कोरोना का आना, ये फर्म टू फर्म वेरी करेगा कि ये थ्रेट है या अपॉर्चुनिटी है। तो जो मेडिकल्स के डिपार्ट, जो मेडिकल शॉप्स होती है, उनके लिए क्या था? बूम था। जो साइकिल्स बनाते थे पहले, आस पास साइकिल्स दिखती नहीं थी, तो इनके लिए क्या है? बूम है, ये अच्छी चीज है, अपॉर्चुनिटी है। लेकिन जो बाकी लोग है, जो अदर इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री है, तो उसके लिए क्या है? ये एक तरीके से थ्रेट है। तो इसे बोलते हैं रिलेटिविटी। हर एक फैक्टर का जो इम्पैक्ट है वो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन पे अलग अलग तरीके से पड़ता है। जैसे मैकडी का मैं उसमें एग्जाम्पल दिया कि मैकडी का जो हमारे यहाँ पर जो प्राइस है वो अप्रोक्सीमेटली 15% से रिड्यूस। आप कितना भी अच्छा सामान दे लीजिए, अगर वो महंगा है तो इंडिया के लोग नहीं खरीदेंगे। तो आपने देखा होगा मैकडी जो है अफोर्डेबल है, बहुत ज्यादा महंगा नहीं है, एक्सक्लूसिव भी इंडिया के लिए बाहर, क्योंकि मेन्यू भी अलग है, प्राइसेस भी अलग है।
फिर आगे हम डायमेंशन पे, डायमेंशन में पहले डायमेंशन होती है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक में कौन कौन से एग्जांपल होते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो रहा है, इन्फ्लेशन, मॉनेटरी पॉलिसी, प्राइस लेवल, ये सारे चेंजेस अगर हो रहे हैं तो किस में जाएगा, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में जाएगा। सोशल एनवायरनमेंट में फैक्टर्स ऑलमोस्ट सारे लिखे हुए हैं, तो आपको बस पढ़ लेना है एक बार कि ये फैक्टर है तो कहाँ जाएगा। सोशल एनवायरनमेंट, सोसाइटी के कस्टम्स क्या है, रिवाज क्या है, वहाँ के लिटरेसी रेट क्या है। जैसे हमारे यहाँ पर अलग अलग स्टेट में अलग अलग लिटरेसी रेट है। केरला की लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा में आती है। लाइफ स्टाइल है, बिलीव्स है, एजुकेशन लेवल्स है, वैल्यूज है, तो सोसाइटी से रिलेटेड आते हैं यहाँ के ट्रेडिशन। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट सबसे आसान होता है टेक्नोलॉजी वाले को पहचाना कि टेक्नोलॉजी जैसे डिजिटल वॉचेस अब आ गई हैं, ऑनलाइन बुकिंग कर देते हुए पेमेंट ऑप्शंस जो होते हैं। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट क्या होता है कि मान लीजिए कौन कौन से फैक्टर आते हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैसी है। जैसे रशिया की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैसी है, वो 200% पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है कि वहां पर जो जो पुतिन है हमारे, वो आपको कितने साल पहले से दिख रहे होंगे और आगे भी दिखते रहेंगे, वहां पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। लेकिन क्या हर कंट्री में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है या चेंज होते रहते, चेंज होते रहते हैं। इंडिया में भी क्या चेंज होते रहते हैं, पिछले दो बार से तो नहीं हो रहे हैं, लेकिन क्या चेंज होते हैं जनरली, प्राइम मिनिस्टर्स वगैरह, ये पार्टी वगैरह चेंज होती है, यस। तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है इंडिया में। आइडियोलॉजी क्या है पॉलिटिकल पार्टी की, जैसे मान लीजिए एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी है, वो प्रमोट करती है मेक इन इंडिया, तो जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके लिए तो एक अच्छी बात है, तो ये बिजनेस को इम्पेक्ट करेगा। गवर्नमेंट का एटीट्यूड क्या है, तो गवर्नमेंट का एटीट्यूड जैसे आपने अभी देखा होगा कि कुछ जो इंडस्ट्रीज हैं वो गुड़गांव से बंद होकर नोएडा शिफ्ट हो रही है, क्योंकि वहां पर अफोर्डेबल चीजें, टैक्स रेट्स, ये सारी चीजें इफेक्ट कर रही है, गवर्नमेंट जो ऑफर कर रही है उनको पर विजिट्स, इस तरीके के। टाइप ऑफ पार्टी कैसी है, मिलीजुली सरकार है या अकेली सरकार है। मिलीजुली सरकार है तो कभी भी कोई डिसीजन नहीं ले पाती है, आधे लोग अपोज करते हैं, आधे नहीं लेते। तो लेकिन जो सिंगल सरकार होती है, जो इंडिविजुअल होती है, जो मिलीजुली नहीं होती, वो फर्म डिसीजन लेती है। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम में क्या आएगा, हैदराबाद की जो गवर्नमेंट है और जो बेंगलोर की गवर्नमेंट है, वो फेमस है किसको, आईटी सेक्टर के लिए। ज्यादातर आईटी फर्म्स आपको वहीं पे मिलेंगे, क्योंकि वहां की जो गवर्नमेंट है वो ज्यादा फेवर करती है इस चीज को। लीगल एनवायरनमेंट और पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में क्या डिफरेंस है, जरा ध्यान से सुनना। अगर क्वेश्चन में लिखा है प्राइम मिनिस्टर ने कोई डिसीजन लिया है, तो वो जाएगा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में। क्वेश्चन में लिखा है मोदी जी ने कोई डिसीजन लिया है, ये पॉलिटिकल में जाएगा। क्वेश्चन ने लिखा है इंडिया के रिलेशन कैसे हैं अदर कंट्रीज से, पॉलिटिकल में जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन ने लिखा है कि गवर्नमेंट एजेंसी ने ऑर्डर पास किया है, तो लीगल में जाएगा। कोर्ट ने ऑर्डर पास किया है, लीगल में जाएगा। जिसको फॉलो ना करके अगर कोई पेनल्टी लग रही है आपके ऊपर या लॉ का वायोलेशन करोगे, उसे बोलते हैं लीगल एनवायरनमेंट। जैसे कि मदर, जो भी मदर से रिलेटेड मिल्क होते हैं छोटे बच्चों के लिए, उस पर ये लिखा जाता है कि मदर्स मिल्क इज बेस्ट। आप खरीद तो रहे हो, लेकिन इसमें लिखना कंपलसरी है। जैसे टोबैको प्रोडक्ट्स पे लिखना पड़ेगा कि इसे खा के क्या क्या परेशानी हो सकती है, विद पिक्चर कि क्या क्या चीजें हो सकती है। तो कंपलसरी है लिखना, नहीं लिखोगे तो परेशानी हो जाएगी। तो ये लीगल एनवायरनमेंट में आएगा कि एडमिनिस्ट्रेशन के क्या ऑर्डर्स आए हैं। जैसे मास्क लगाने का ऑर्डर दे दिया, तो ये केजरीवाल जी नहीं देते मास्क लगाने का ऑर्डर, एजेंसीज देती हैं। एजेंसीज देती हैं, कोर्ट जजमेंट देता है, कमीशन देते हैं, ये हमारे एनवायरमेंट। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब क्या है कि जब आप बिजनेस एनवायरनमेंट को पढ़ लेंगे तो आपको आइडेंटिफाई कर लेंगे अपॉर्चुनिटीज को, कि अपॉर्चुनिटी क्या है, सबसे पहले पढ़ लेंगे। इससे आपको रीपिंग द बेनिफिट्स ऑफ बीइंग अ पायनियर, इसका मतलब आप सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लेंगे। अभी भी कुछ लोगों ने अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई कर लिया है कि मान लीजिए अगर लॉकडाउन दोबारा से लगे तो वो कौन सा बिजनेस करने वाले हैं, तो उन्होंने पहले से एनालाइज करके रखा है। दूसरा पॉइंट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्रेट। जब आप किसी बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज करेंगे तो जो आपके अच्छे मतलब की चीजें हैं उसे बोलते हैं अपॉर्चुनिटीज, और जो आपके लिए थ्रेट है, दोनों ही चीजें आप पहले आइडेंटिफाई कर पाएंगे। जैसे क्लास में बैठे सबसे आगे बैठा हुआ बच्चा आपको पूरी क्लास को बता देगा कि टीचर कब आने वाले हैं और कब शांत हो जाए, तो ये इसके लिए क्या है, इसके लिए तो अपॉर्चुनिटी भी है कि टीचर को देख लेंगे, दूसरों को ना बताए तो दूसरों के लिए थ्रेट है। आई होप पॉइंट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। अगर आप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, एनवायरनमेंट को कंटिन्यूसली स्कैन कर रहे हैं, तो जो उसके पास अवेलेबल रिसोर्सेज है आप उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट इज कोऑपरेटिव विद रैपिड चेंजेस। जब भी हम बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज करते हैं तो हमें कुछ चेंजेस को हम एंटिसिपेट करते हैं, तो उससे चेंजेस को जो हम एंटिसिपेट कर रहे हैं उसे कोप अप करने के लिए हमारे पास रिसोर्सेज अच्छे होंगे। असिस्टेंस इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। आगे हमको क्या करना है ये डिपेंड करेगा कि आगे बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या चेंजेस हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो अगर आप स्टडी कर रहे हो, एनालाइज कर रहे हो बिजनेस एनवायरनमेंट को अच्छे तरीके से, तो आगे के लिए प्लान आप कर सकते हो। जैसे कि आईटीसी होटल्स ने किया है इंडिया में न्यू होटल स्टार्ट करने के लिए, आफ्टर ऑब्जर्विंग बूम इन टूरिज्म सेक्टर। पाकिस्तान तो कोई जाने से रहा, तो इंडिया का टूरिज्म सेक्टर अब बढ़ रहा है पहले से ज्यादा, तो इसके लिए आईटीसी होटल्स ने अपनी होटल की चेन यहाँ पर खोली थी। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल। ये मेजर स्टेप्स अगर आपको लगे तो आप पढ़ लेना, वैसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इतनी चीजें आपके बिजनेस एनवायरनमेंट के चैप्टर में है। नेक्स्ट हम चलते हैं प्लानिंग। फटाफट से करना है, हमें पूरा सिलेबस पढ़ना है एक बार। प्लानिंग के फर्स्ट पार्ट पे आ गए हम।
पहली चीज प्लानिंग, प्लानिंग इज डिसाइडेड इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन, हाउ इट इज टू बी डन, व्हेन इट इज टू बी डन, बाय whom it is to be done। ये सारी सिंपल मीनिंग आप मुझे लगता है आपको आता होगा। प्लानिंग क्या करता है, ब्रिज करता है गैप को वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो। ये एक वन ऑफ द बेसिक मैनेजरियल फंक्शन है। सारे मैनेजरियल फंक्शंस जो है वो बाद में आते हैं, पहले सबसे पहला फंक्शन कौन सा होता है, प्लानिंग इज द बेसिक मैनेजरियल फंक्शन। और प्लानिंग ही बेस बनता है किसके लिए, कंट्रोलिंग के लिए। फीचर्स क्या है इसके, प्लानिंग फोकस करता है अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स के लिए। दूसरा पॉइंट क्या है, प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्राइमरी फंक्शन का मतलब क्या है, सबसे पहले आता है, ये ले डाउन करता है बेस फॉर अदर फंक्शन और प्रीसीड्स द अदर फंक्शंस। ये पॉइंट आपके एग्जाम में आ सकता है। प्लानिंग प्रीसीड्स द अदर फंक्शन, प्रीसीड्स का मतलब पहले आता है। प्लानिंग इज परवेसिव, जैसे हमने पढ़ा था मैनेजमेंट इज परवेसिव, सेम इन द सेम सेंस प्लानिंग इज परवेसिव। प्लानिंग इज कॉशियस, कॉशियस का मतलब कंटिन्यूस, सॉरी प्लानिंग इज कंटिन्यूस, कंटिन्यूस का मतलब क्या है, प्लानिंग वन टाइम प्रोसेस नहीं है। ये कैसे पता चलेगा आपको वन टाइम एक्टिविटी नहीं है, क्योंकि आपको अपने प्लान को कंटिन्यूसली क्या करना पड़ेगा, मंथ वाइज, क्वार्टरली वाइज, हाफ ईयरली वाइज, एनुअली वाइज, उसको क्या करना पड़ेगा, रिव्यू करना पड़ेगा। और रिव्यू करने के बाद अकॉर्डिंगली प्लानिंग में चेंजेस करने पड़ेंगे। एट द एंड ऑफ सच पीरियड न्यू प्लान्स आर ड्रॉन। मैंने 3 महीने के लिए प्लान बनाया, तो अब 3 महीने के बाद मैं दूसरा प्लान बनाऊंगा बेस्ड अपॉन द एनालिसिस ऑफ ये 3 मंथ्स में मेरा क्या उसके अंदर कंक्लूजन आया है। फिफ्थ पॉइंट, प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। फ्यूचरिस्टिक का क्या मतलब है कि प्लानिंग जो भी किया जाता है वो किसके लिए, प्लानिंग कैसे की जाती है, फ्यूचर के लिए। तो एंटिसिपेट करते हैं फ्यूचर को, एनालाइज करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं, किसको करते हैं, पास को थोड़ी ना करते, फ्यूचर को करेंगे आगे। प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज, सबसे इंपॉर्टेंट मेंटल एक्सरसाइज मतलब भारी भारी इंग्लिश। इसका मतलब क्या है, प्लानिंग इज द एप्लीकेशन ऑफ माइंड इन्वॉल्विंग फोरसाइट, इंटेलिजेंट इमेजिनेशन, साउंड जजमेंट। ये सारे पॉइंट इसी के अंदर आते हैं, एक बार पढ़ के जाएंगे। प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। जब हम स्टेप्स ऑफ प्लानिंग पढ़ेंगे तो हम देखेंगे प्लानिंग के अंदर सेटिंग ऑब्जेक्टिव होता है, डेवलपिंग प्रेमिसेस होता है, आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव्स होता है, इवैल्यूएटिंग ऑल्टरनेटिव्स होता है, और एक डिसीजन होता है सिलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव। जो वो एलिमेंट है उसे बताता है। प्लानिंग के अंदर हम डिसीजन मेकिंग भी करते हैं, क्योंकि एक प्लान के साथ हम गो हेड करते हैं, उसे बोलते हैं प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। प्रोसेस क्या है, अभी हमने बताया सेटिंग ऑब्जेक्टिव, सबसे पहला स्टेप सेटिंग ऑब्जेक्टिव, हमें ऑब्जेक्टिव सेट करना है। दूसरा डेवलपिंग प्रेमिसेस, हमें अजम्पशंस लगानी है। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि सेटिंग ऑब्जेक्टिव है कि मैं सारे एमसीक्यू मैंने पढ़ तो लिए, लेकिन फिर मैं अपने आगे बैठने वाले अर्जुन से, आगे बैठने वाले राहुल से मैं पूछ लूंगा। ये मैंने ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया है कि मैं मार्केटिंग छोड़ के जा रहा हूँ, बाकी उससे पूछ लूंगा, बाकी मैं खुद कर लूंगा। डेवलपिंग प्रेमिसेस, फिर मैं अजम्पशन लगाऊंगा कि अगर राहुल अगली क्लास में चला गया तो, मैं सबसे पीछे रह गया तो, जो टीचर है वो मुश्किल आ गया तो जब हम आगे आने वाले फ्यूचर के चेंजेस को एंटिसिपेट कर रहे हैं कि आगे क्या होगा। जैसे कि एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएगा कि हम एंटिसिपेट कर रहे थे कि अब महंगाई आगे बढ़ेगी, इंटरेस्ट रेट आगे बढ़ेंगे, लेकिन लोन्स अवेलेबल होंगे इजीली। तो डेवलपिंग प्रेमिसेस है, दैट इज अजम्पशन अबाउट द लाइकली शेप ऑफ फ्यूचर। आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव्स, एक काम को कितने तरीके से किया जाता है, आप बहुत सारे वेरियस ऑल्टरनेटिव्स को आइडेंटिफाई करेंगे। फिर इवेलुएट करेंगे ऑल्टरनेटिव्स को। इवेलुएट कैसे करेंगे, इसका मतलब सारे ऑल्टरनेटिव्स के प्रोज एंड कॉन्स को वे करेंगे अगेंस्ट ईच अदर, की कौन सा ऑल्टरनेटिव, एक ऑल्टरनेटिव के पॉजिटिव्स भी हैं, एक ऑल्टरनेटिव के नेगेटिव्स भी हैं। तो आपको दोनों को इवेलुएट करना है अच्छे से अपनी ऑर्गेनाइजेशन के। आफ्टर कंपैरिजन मोस्ट फीजिबल, जो सबसे ज्यादा फीजिबल है, ऑल्टरनेटिव विद द मैक्सिमम बेनिफिट्स एंड लीस्ट कंसीक्वेंसेस, उस ऑल्टरनेटिव को आपको सिलेक्ट करना है। इसी के बेसिस पे बनता है प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। फिर आप इंप्लीमेंट करने देंगे उस प्लान को, और इंप्लीमेंट करने के बाद फॉलो अप एक्शन। इंप्लीमेंटेशन का मतलब क्या होता है, आप प्लांट एंड मशीनरी को ला रहे हैं, रॉ मटेरियल को ला रहे हैं, उसे इंप्लीमेंट मतलब काम को स्टार्ट करा रहे हैं। फॉलो अप एक्शन का क्या मतलब होता है, फॉलो अप एक्शन का मतलब होता है कि आप जो भी प्लान आपने इंप्लीमेंट किए हैं, उन एक्टिविटीज को परफॉर्म किया है, तो क्या आप उसमें डेविएट चेंजेस वगैरह आप देख रहे हैं, तो इसे बोलते हैं कीपिंग अ क्लोज वॉच। ये आपके एग्जाम में आएगा, कीपिंग अ क्लोज वॉच, या तो ये वर्ड लिखा होगा या मॉनिटरिंग वर्ड लिखा होगा, इसे बोलते हैं फॉलो अप मॉनिटरिंग, इसे बोलते हैं फॉलो अप एक्शन। हम आगे चले गए इसके अंदर नेक्स्ट पार्ट में, प्लानिंग पार्ट 2। ये इसके टाइप्स ऑफ प्लान है जो कि अब पूछे नहीं जाते, तो हम आगे आ जाते हैं लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्लानिंग के अंदर, लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग के। प्लानिंग की लिमिटेशन से क्वेश्चन आएगा, पक्का पक्का क्वेश्चन आएगा, बड़ी केस स्टडी आएगी और आपको घुमा देगी। अभी थोड़ी देर में डिस्कस भी करेंगे कि अगर कोई केस स्टडी समझ में नहीं आ रही है तो उसे किस तरीके से आगे गो एड करना है, अगर कंपल्सरी में मतलब ऑप्शन भी छोड़ दिए फिर भी समझ में नहीं आ रही है तो देखेंगे क्या करना है उसके अंदर। प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। रिजिडिटी का मतलब क्या होता है कि एक बार हमने प्लान कर लिया, अब उसे उसे चेंज करना बड़ा मुश्किल सा हो जाता है। अगर मान लीजिए मैंने सोच लिया था कि मैं स्टील की फैक्ट्री लगाऊंगा, तो मैंने स्टील से रिलेटेड लैंड भी परचेज कर लिया, सारी चीजें कर ली है। अब मेरा मन बन रहा है कि नहीं नहीं मेडिसिन का बिजनेस अच्छा है, तो अब जब मैं उस बिजनेस को पहला जो बिजनेस मैंने स्टार्ट कर दिया है, अगर उसमें सेल आउट करूं तो उसमें बहुत ज्यादा नुकसान है। जैसे बोलते हैं प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। इतना इजी नहीं होता प्लान को चेंज करना। प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनेमिक एनवायरनमेंट। इसका मतलब क्या है कि हमारे एनवायरनमेंट में क्या होता है, चेंजेस होते रहते हैं। तो जब पहले जो आपने काम किया, मान लीजिए आपने एंटिसिपेट किया है फ्यूचर के चेंजेस को, तो क्या जरूरी है कि जो भी आपने सोचा है वैसे ही होगा? नहीं। अगर एनवायरनमेंट चेंज हुआ तो क्या ऐसा हो सकता है कि आपकी प्लानिंग फेल हो जाए? आंसर इज यस। प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। इसका मतलब प्लान करने के लिए हम खुद नहीं कर सकते, स्पेशलिस्ट बुलाने पड़ते हैं। अगर वो स्पेशलिस्ट
क्या फ्री में काम करेंगे, ज्यादा पैसे लेंगे? आंसर ज्यादा पैसे। तो दो तरीके से प्लानिंग में ह्यूज कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। पहली चीज, प्लानिंग में क्योंकि स्पेशलिस्ट बुलाए जाते हैं, और दूसरी चीज अगर प्लान को चेंज करना हो तो उस चेंज करने की जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा है। प्लानिंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, और इसमें लिखा होगा समटाइम्स अ प्लान may take too much time for formation that there is not enough time for its implementation। तो ये प्लानिंग के साथ लिखा होगा। प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। इस क्वेश्चन से ये दो पॉइंट है जो आपस में, मे नॉट वर्क इन अ डायनेमिक एनवायरनमेंट और डज नॉट गारंटी सक्सेस। आप इसके कीवर्ड्स पढ़ के जाइए। डज नॉट गारंटी सक्सेस में क्या लिखा हुआ है कि जो प्लान पहले काम कर गया था वो सर्टेन नहीं है कि वो आगे भी काम करेगा, इसे बोलते हैं डज नॉट गारंटी सक्सेस। पुराना प्लान नई सिचुएशंस में काम करे ऐसा जरूरी नहीं है, ये जाएगा डज नॉट गारंटी सक्सेस में। और मे नॉट वर्क इन डायनेमिक एनवायरनमेंट का मतलब क्या है? आपने पुराने प्लान की तो कोई बात ही नहीं की, आपने कहा बस एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, अब ये जो हमारा मेथड है ये काम नहीं करेगा, प्लान काम नहीं करेगा। ये इसके कीवर्ड्स हैं, ध्यान से पढ़ के। प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी का मतलब क्या होता है कि प्लानिंग आपको क्लियर कर देता है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसको क्या काम करना है, कितना काम करना है। अगर उसके बीच में किसी पर्सन को कोई क्रिएटिव आइडिया आ रहा है लेकिन उसको प्लानिंग के अकॉर्डिंग, प्लान इसलिए किया गया था कि बार बार आप चेंज ना करें, तो उसकी जो क्रिएटिविटी है वो वहां से रिड्यूस हो जाएगी। ये आपका प्लानिंग फिनिश हो गया है। अब हमारे पास दो चैप्टर बचे हैं, एक ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर बचा है आपका और उसके बाद मार्केटिंग चैप्टर बचा है, उसके बाद खत्म है आपका। उसके बाद हम एग्जाम में क्या टेक्निक अपनानी है हमें, कि एग्जाम में कौन सी चीजें फॉलो करनी है, स्टार्ट कहाँ से करना है, क्वेश्चन नहीं आ रहा, क्या ट्रिक टेक्निक है उसकी, उसके बारे में बात करेंगे। तो ऑर्गेनाइजिंग से रिलेटेड बहुत ज्यादा चीजें नहीं, आप ये डिफरेंसेस पढ़ लीजिए, आपको काम हो जाएगा। जैसे डेलीगेशन स्टेप्स तो आप पढ़ लेंगे, आइडेंटिफिकेशन डिवीजन ऑफ वर्क पढ़ लेंगे, असाइनिंग ऑफ ड्यूटी, डिपार्टमेंटलाइजेशन, असाइनिंग ऑफ ड्यूटी और रिपोर्टिंग रिलेशन, ये सब आसान है। डेलीगेशन क्या होता है और डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, फिर से समझने के लिए आप इसे 5 मिनट, जैसे डायग्राम बना हुआ है, जैसे मान लीजिए टॉप लेवल। टॉप लेवल अगर सिस्टमेटिकली सभी लेवल्स पे अथॉरिटी को डिस्ट्रीब्यूट करता है, इसे डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। ये एक वाइड प्रोसेस होती है, बहुत लेंथी प्रोसेस होती है। डेलीगेशन जो है स्मॉल प्रोसेस होती है, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में की जाती है। जब एक मैनेजर लेवल का पर्सन अपने किसी सबऑर्डिनेट को कोई अथॉरिटी दे रहा है, ये सिलेक्टिव होती है, मतलब बिल्कुल देख के दी जाती है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं, एक पर्टिकुलर टास्क से रिलेटेड है। लेकिन कोई काम पूरी ऑर्गेनाइजेशन में किया जा रहा है, इसे बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। से पक्का पक्का आपको कंफ्यूजन होगी कि डेलीगेशन कब होगा, डिसेंट्रलाइजेशन कब होगा। तो इसके हमने बेस बना लिया कि कहाँ कहाँ पर कंफ्यूजन हो सकती है। देखिए स्पेशलाइजेशन किस चीज की होगी, हम पहले इसमें पढ़ लेते हैं। डेलीगेशन में किसका बर्डन रिड्यूस होगा, तो टॉप लेवल का बर्डन रिड्यूस होगा डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर, टॉप एग्जीक्यूटिव्स का। और डेलीगेशन में मिडिल लेवल का। किसका स्कोप ज्यादा है? डेलीगेशन का एक्सटेंडेड वर्जन होता है डिसेंट्रलाइजेशन। तो डिसेंट्रलाइजेशन का जो स्कोप है वो जाता है, बिकॉज इट इंक्लूड्स डेलीगेशन। नेचर कैसा है, डेलीगेशन आपको हर जगह मिलेगा, लेकिन जो डिसेंट्रलाइजेशन है ऑप्शनल है, ये टॉप मैनेजमेंट की पॉलिसी पे डिपेंड करता है। और जब ऑर्गेनाइजेशन लार्ज होगी तभी जरूरत पड़ेगी डिसेंट्रलाइजेशन की, जरूरी नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन का साइज, तो हर तरीके की ऑर्गेनाइजेशन में कंपलसरी होता है डेलीगेशन। जो छोटा मोटा वर्क है वो आपको देना पड़ता है, लेकिन जो डिसेंट्रलाइजेशन है वो सिर्फ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में होता है और ऑप्शनल होता है। किसमें ज्यादा ऑटोनॉमी और डिसीजन मेकिंग मिलेगी, तो आपको ज्यादा जो अथॉरिटी मिलेगी वो डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर मिलेगी। डेलीगेशन को आपको पर्टिकुलर टास्क अथॉरिटी मिलेगी, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं मिलेगा वहां पे। कौन से लेवल पे होता है, तो अक्रॉस थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन होता है, करता टॉप लेवल है लेकिन जाता थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन है, वो होता है आपका डिसेंट्रलाइजेशन। लेकिन ये सुपरवाइजरी लेवल पे, मिडिल लेवल का पर्सन सुपरवाइजरी लेवल के पर्सन को या सबऑर्डिनेट को कोई काम दे दे, उसे बोलेंगे डेलीगेशन। फिर आगे आपका स्ट्रक्चर, फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है, डिविजनल स्ट्रक्चर होता है। ध्यान से सुने एक लाइन, अगर आपके एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं, बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं, तो आपको डिविजनल स्ट्रक्चर लेना है। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स नहीं है लेकिन आप स्पेशलाइजेशन चाहते हैं कि फंक्शन जो हम कर रहे हैं उसमें स्पेशलाइजेशन चाहिए, तो वो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन होगा। तो देखिए किसी स्पेशलाइजेशन चाहिए कौन से स्ट्रक्चर में, तो ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन चाहिए किसमें, फंक्शनल में। और एक प्रोडक्ट की स्पेशलाइजेशन चाहिए डिविजनल में। कॉन्फ्लिक्ट्स कैसे होंगे इसमें, इंटर डिपार्टमेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, मतलब सेल्स डिपार्टमेंट प्रोडक्शन, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट फाइनेंस, आपस में जो झगड़े होंगे वो फंक्शनल में होंगे। डिविजनल में ऐसे फंक्शन ऐसे झगड़े नहीं होंगे, क्योंकि हर प्रोडक्ट के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स है। अगर मान लीजिए एप्पल, अगर मान लीजिए कोई फोन बना रहा है तो फोन का डिपार्टमेंट अलग है, लैपटॉप का डिपार्टमेंट अलग है, तो डिविजनल स्ट्रक्चर है। फोन और लैपटॉप में कभी लड़ाई नहीं होगी। लड़ाई कब होगी, जब उन्हें रिसोर्सेज, जब फाइनेंस मिल रहा होगा, बस तब। नॉर्मली इंटर डिपार्टमेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स, ये आपके एग्जाम में आ सकता है, वो फंक्शनल में होते हैं, डिविजनल में नहीं होते। डिविजनल में जो झगड़े होते हैं वो एट द टाइम ऑफ रिसोर्स एलोकेशन होता है, उसे जनरल इंटर डिपार्टमेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं बोलते। डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, किसमें काम को बार बार रिपीट किया जाएगा, तो फंक्शनल में एक फंक्शन एक ही बार किया जाएगा सारे प्रोडक्ट्स के लिए, लेकिन जो डिविजनल है उसे काम को बार बार हर प्रोडक्ट की परचेजिंग अलग होगी, सेल्स अलग होगी, फाइनेंस का फंक्शन अलग होगा, एचआर का फंक्शन अलग होगा, तो ये डुप्लीकेसी हो रही है। कोऑर्डिनेशन किसमें इजी है, इसमें बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि सारे प्रोडक्ट्स अलग अलग हैं। बिठा दिया जाए कोऑर्डिनेशन तो कंपेरेटिवली इजी इसमें है।
सूटेबल किसके लिए? जिसके पास एक या दो प्रोडक्ट्स है तो डिविजनल सूटेबल है, बहुत सॉरी फंक्शनल सूटेबल है, और बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं तो उसके लिए मल्टी प्रोडक्ट्स, मतलब मल्टीपल प्रोडक्ट्स आपके हैं, 10 प्रोडक्ट हैं, 20 प्रोडक्ट है, तो उसके लिए आपको डिविजनल स्ट्रक्चर की तरफ जाना पड़ेगा। इवेल्युएशन किसमें आसान है? डिविजनल में इवेल्युएशन बहुत ईजी है, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट्स और उसके अलग अलग मैनेजर्स हैं सबके। कौन सा प्रोडक्ट लॉस मेकिंग है इसे इवेल्युएट करना बहुत आसान है, लेकिन एक ही डिपार्टमेंट का एक ही मैनेजर सारे परचेजेस, सारे सेल्स, सारे प्रोडक्शन अलग अलग मैनेजर्स देख रहे हैं, तो क्या इसे इवेल्युएट करना ईजी है? आंसर इज नो। आप ये दो डिफरेंस पढ़ के चले जाइए, इसके स्टेप्स पढ़ के चले जाइए, आपका इसमें से क्वेश्चन आपको पक्का पक्का मिल जाएगा। ऑर्गेनाइजिंग हम थोड़ा सा शॉर्ट रख रहे हैं। लास्ट आ गए हम मार्केटिंग की तरफ। कहाँ पर है मार्केटिंग? ये रहा। मार्केटिंग में क्या क्या पढ़ के जाने हैं, बस आप ये चीज देख लीजिए। मार्केटिंग, मार्केटिंग, यस, मार्केटिंग स्टार्ट होगा। मार्केटिंग, मार्केटिंग है क्या? मार्केटिंग की मीनिंग में आपको सबसे पहले फंसाया जाएगा एमसीक्यू, सिंपल एमसीक्यू में फंसाया जाएगा। इट रेफर्स टू अ प्लेस वेयर ट्रांजैक्शन टेक प्लेस। मार्केट के एक ऐसी प्लेस है जहां पर ट्रांजैक्शन होती हैं, किसके बीच में? बायर्स एंड सेलर्स के बीच में। किस चीज को लेके? एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज को लेके। ये मीनिंग है और इससे क्वेश्चन बन सकता है और इसमें फंसा सकते हैं आपको। मार्केटिंग का मतलब क्या होता है? मार्केट अलग होता है, मार्केटिंग अलग होता है। जहां सामान सेल, परचेज, एक्सचेंज होता है उसे मार्केट बोलते हैं। मार्केटिंग का मतलब ये प्रोसेस जो है, रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स। जो ये प्रोसेस हो रही है उसे बोलेंगे आपका मार्केटिंग। फीचर्स क्या है? पहले लोगों की नीड्स एंड वांट्स को आइडेंटिफाई किया जाता है। मार्केट ऑफरिंग प्रोवाइड की जाती है कि इस प्रोडक्ट के साथ ये सर्विस फ्री है, ये वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं। कस्टमर वैल्यू का मतलब क्या है? कम पैसे में ज्यादा वैल्यू आप उसे प्रोवाइड करें। जितना वो खर्चा कर रहा है उसको उसके लेवल की सेटिस्फेक्शन मिलनी चाहिए, या फिर उससे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलनी चाहिए। इसे बोलते हैं कस्टमर वैल्यू। एक्सचेंज मैकेनिज्म का क्या मतलब होता है कि मान लीजिए वो आपको फोन देंगे तो आप बदले में क्या लोगे? पैसे लोगे, तो इसे बोलते हैं एक्सचेंज मैकेनिज्म। से मार्केटिंग और सेलिंग। मार्केटिंग का मतलब होता है कि कस्टमर की नीड्स को आइडेंटिफाई करना, उसके हिसाब से प्रोडक्ट बनाना, कस्टमर को कस्टमर ऑफरिंग प्रोवाइड करना और एक सही प्राइस में सामान देना। सेलिंग का मतलब क्या होता है? सेलिंग का मतलब सिर्फ और सिर्फ बेचना होता है। तो जो वाइडर कंसेप्ट है वो कौन सा है? मार्केटिंग। ज्यादा डिफिकल्ट कंसेप्ट कौन सा है? मार्केटिंग। मॉडर्न कंसेप्ट कौन सा है? मार्केटिंग। नैरो कंसेप्ट कौन सा है? सेलिंग, बिकॉज इट इज इंक्लूडेड इन मार्केटिंग। दूसरा पुराना कंसेप्ट है, पुराना कंसेप्ट है, मतलब मार्केटिंग को बोलेंगे मॉडर्न कंसेप्ट है ये, और सेलिंग जो है ट्रेडिशनल कंसेप्ट है। तो स्कोप किस ज्यादा है? मार्केटिंग का ज्यादा है। और फोकस किस पे करते हैं? ये फोकस सिर्फ बेचने पे करते हैं। जो गुड्स एंड सर्विसेज बन गई हैं बस बेच दो उन्हें किसी तरह, जैसे वीवो वगैरह होते हैं ऐसे ही। लेकिन मार्केटिंग का मतलब क्या होता है? पहले कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स को आइडेंटिफाई करो, उन्हें क्या चाहिए, उनकी नीड्स एंड वांट्स के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को डेवलप करो, डिजाइन करो और फिर उन्हें प्रोवाइड करिए। कस्टमर सेटिस्फेक्शन मेन होती है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है इनका? इनका भी ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना होता है, इनका भी एग्जेक्टिव प्रॉफिट कम होता है, लेकिन बेस अलग है। उनका थ्रू कस्टमर सेटिस्फेक्शन प्रॉफिट अर्न करना है और इसका थ्रू सेल्स बढ़ाते जाइए, प्रॉफिट बढ़ता जाए। स्टार्ट कब होगा, एंड कब होगा? सेलिंग जो है वो तब स्टार्ट होता है जब प्रोडक्ट बन जाए, प्रोडक्शन हो जाए, प्रोडक्शन खत्म हो जाए, वहां से स्टार्ट होगा सेलिंग। तो इस स्टार्ट आफ्टर प्रोडक्शन। और अर्न कब हो जाएगा? जब सेल हो जाएगी। ये स्टार्ट होगा प्रोडक्ट के बनने से पहले ही। जब गैदरिंग करते हैं मार्केट की इंफॉर्मेशन, कस्टमर की नीड्स को आइडेंटिफाई करते हैं, तब से स्टार्ट हो जाता है। और जब प्रोडक्ट बिक जाता है उसके बाद आफ्टर सेल सर्विस और कस्टमर ग्रीवेंसेस को जो हम रिड्रेस करते हैं उससे रिलेटेड जो है ये तब तक चलता रहता है। तो स्टार्ट एंड एंड इसके ये पॉइंट है। स्ट्रेटेजी कौन सी यूज की जाती है इसमें? इसमें प्लानिंग करते हैं, प्रमोशन करते हैं, प्राइसिंग करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, फीडबैक करते हैं, सारी चीजें होती हैं। यहाँ पर क्या किया जाता है? यहाँ बस प्रोडक्ट बन गया उसको प्रमोट कर दो और लोगों को परसुएड कर दो कि किसी तरीके से आपका प्रोडक्ट जो है वो खरीद लो। एम्फेसिस किस पे दिया जाता है? ये ध्यान देते हैं किस चीज पे? प्रोडक्ट को कैसे डेवलप किया जाए एज पर कस्टमर नीड्स, उनको सेटिस्फाई कैसे किया जाए, ये पूरा फोकस यहाँ पर है। और यहाँ पर पूरा फोकस क्या है? बेंडिंग द कस्टमर अकॉर्डिंग टू योर प्रोडक्ट। मतलब हमने प्रोडक्ट बना दिया है, अब आप इस प्रोडक्ट को लेने में कैसे एडजस्ट हो सकते हैं ये आप देखिए। ये सेलिंग कंसेप्ट कहता है। मार्केटिंग कंसेप्ट क्या कहता है? कि हम प्रोडक्ट बनाएंगे तब जब आप बताएंगे आपकी नीड्स क्या है, वांट क्या है। आगे प्रोसेस क्या है? कस्टमर की नीड्स को कन्वर्ट कर दीजिए प्रोडक्ट्स में, इसे और कस्टमर सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर दीजिए, इसे बोलते हैं सेलिंग, सॉरी मार्केटिंग कंसेप्ट। और प्रोडक्ट्स आपने बना लिया है, इसको बेच के आपको पैसे मिल जाएं बस किसी तरीके के, इसे बोलते हैं आपका सेलिंग कंसेप्ट। आई होप पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज फिलोसफीज। कितनी फिलोसफीज है हमारे पास? 5 फिलोसफी है। पहली फिलोसफी क्या है? प्रोडक्शन कंसेप्ट। प्रोडक्शन, मार्केटिंग, प्रोडक्ट, सेलिंग, सोसाइटी। क्या है? सीक्वेंस पढ़िए। पुराने समय का कंसेप्ट क्या था? प्रोडक्शन कंसेप्ट की सामान बना दीजिए। प्रोडक्शन का मतलब होता है लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन कर दीजिए, इससे आपकी कॉस्ट मिनिमाइज हो जाएगी, इकोनॉमीज ऑफ स्केल आप अचीव कर लोगे, आपकी कॉस्ट कम बच जाएगी तो आप प्रॉफिट ऑटोमेटिकली कमा लोगे। सेकंड कंसेप्ट क्या कहता है? प्रोडक्ट कंसेप्ट। प्रोडक्ट कंसेप्ट क्या कहता है? कि हम पूरा फोकस रखेंगे लार्ज क्वांटिटी में बनाने का, हमारा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं, हम अपने प्रोडक्ट के फीचर्स, उसके यूसेज, उसकी क्वालिटीज पे ध्यान देंगे, इसे बोलते हैं प्रोडक्ट। तो अर्निंग प्रॉफिट थ्रू लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट को रिड्यूस करके, इसे प्रोडक्शन कंसेप्ट बोलेंगे। अर्निंग प्रॉफिट थ्रू मेकिंग चेंजेस द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में चेंजेस करके, उनकी क्वालिटी, उनके प्रेफरेंसेस में चेंज करके, इसे बोलेंगे। सेलिंग कंसेप्ट क्या कहता है? अभी हमने पढ़ा है, बस किसी तरह सामान बन गया है,
इसके कीवर्ड्स ये हैं, एग्रेसिव सेलिंग एंड प्रमोशनल एफर्ट्स। अगर आपको एग्जाम में दिख जाए, वैसे आपको पता होगा, सबसे इजी वाला पॉइंट है कि सेलिंग कंसेप्ट होता है। मार्केटिंग कंसेप्ट क्या होता है, किसके स्टेप्स हैं? पहला स्टेप क्या है, आइडेंटिफाई द नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कस्टमर। आइडेंटिफाई कर लिया, डेवलप करिए प्रोडक्ट और सर्विसेज को उसके अकॉर्डिंग और सेटिस्फाई करिए कंज्यूमर्स की नीड्स को। इसे बोलते हैं, इसे मॉडर्न मार्केटिंग कंसेप्ट भी कहते हैं, जिसका पूरा एम्फेसिस किस पे होता है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे इसका पूरा एम्फेसिस होता है। लास्ट पॉइंट आ गया आपका सोसाइटल कंसेप्ट। सोसाइटल कंसेप्ट क्या कहता है, देखिए जरा ध्यान से। आपको हमेशा कंफ्यूजन होगी मार्केटिंग कंसेप्ट और सोसाइटी में। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कस्टमर्स की नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई कर रहा है, और इसमें कहीं पे भी लिखा हुआ सोसाइटी से रिलेटेड कोई पॉइंट, तो इसमें आपका आंसर होगा मार्केटिंग। लेकिन अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स को उसमें सेटिस्फाई भी किया जा रहा है, और प्लस सोसाइटी के एस्पेक्ट को, पॉल्यूशन को, इन सब चीजों को भी ध्यान में रखा जा रहा है, तो इसे बोलते हैं सोसाइटल कंसेप्ट। क्वेश्चन में मान लीजिए दिया हुआ है, जिससे काफी कंफ्यूजन हुई, जो हमने एमसीक्यूज प्रैक्टिस किए, तो उनमें क्या हुआ था कि एक बार क्वेश्चन आया तो इसमें लिखा हुआ था कि हम कंज्यूमर की नीड्स एंड वांट्स को फुल्ली तरीके से सेटिस्फाई कर रहे हैं, बैकवर्ड एरिया को भी डेवलप कर रहे हैं, पॉल्यूशन वेस्ट को भी हम अच्छे तरीके से डंप कर रहे हैं, तो सोसाइटी का भी ध्यान रख रहे हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में सोसाइटल कंसेप्ट नहीं है, तो आपको किसकी तरफ जाना है, नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन की तरफ, और वो कौन सा होगा, मार्केटिंग। तो इसका आप ध्यान रखेंगे। फिर आते हैं हमारे पार्ट टू में। पार्ट टू में हमारे मिक्स आ जाएंगे। यहाँ पर कौन कौन से मिक्स हमारे होते हैं, इनमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा पक्का। तो मार्केटिंग मिक्स का मतलब क्या होता है, मार्केटिंग मिक्स का मतलब 4 P जिसे बोलते हैं हम, कि इसके अंदर कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होती हैं। तो इसे बोलते हैं 4 Ps ऑफ मार्केटिंग, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। जो प्लेस है उसे फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, इन सभी चीजों को रिलेटेड इसमें, जैसे मेन आपका कौन सा है, प्रोडक्ट मिक्स, प्रमोशन मिक्स। इन दोनों में मेन ये है कि प्रोडक्ट से रिलेटेड क्या डिसीजन ले लें, और प्रमोशन से रिलेटेड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी, लेकिन बहुत ज्यादा वाइड नहीं है इनका। तो प्रोडक्ट मिक्स का मतलब क्या होता है कि हम प्रोडक्ट के बारे में क्या चेक करें, जैसे प्रोडक्ट कंसेप्ट होता है, ऐसे प्रोडक्ट मिक्स को, प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, डिजाइन क्या है, पैकेजिंग क्या है, असॉर्टमेंट क्या है, ये सारी चीजें इसके अंदर आएंगी। कंपोनेंट्स क्या है, आपके प्रोडक्ट का ब्रांड क्या होगा, उसकी पैकेजिंग कैसे करोगे, उसकी लेबलिंग कैसे करोगे, इन चीजों पर ध्यान दिया जाएगा प्रोडक्ट मिक्स में। ब्रांड का मतलब क्या होता है, ब्रांडिंग की कुछ टर्म्स होती है, जैसे कि ब्रांडिंग एक प्रोसेस है किसी आपके पर्टिकुलर प्रोडक्ट को एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी प्रोवाइड करना, इसे बोलते हैं। इसकी प्रोसेस क्या है, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, देखिए जैसे प्यूमा का है। अब इसमें अलग अलग कंसेप्ट यूज हो रहे हैं, जैसे ब्रांड नेम, नेम का मतलब जो आपको पढ़ने में आ रहा है, तो इसमें से पढ़ने में क्या आ रहा है, प्यूमा, प्यूमा वर्ड है, इसे बोलते हैं ब्रांड नेम। अच्छा, इसको आइडेंटिफाई कैसे किया आपने, मार्क कैसे किया, क्या अगर खाली प्यूमा नहीं लिखा होता, खाली ये भी होता, तो क्या आपके माइंड में जाता है आंसर इज यस। इसका मतलब ये एक मार्क ऐसा है जिससे आपको पता चल जाएगा, तो इसे बोलते हैं ब्रांड मार्क। और इसे क्या बोलते हैं बताइए, जब राइट्स को हम डिसाइड, एक होता है ब्रांड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, हाँ। तो हमने कहा जो प्रोडक्ट, जो मार्क आप जिसे देख के आइडेंटिफाई कर ले, उसे क्या बोलेंगे, ब्रांड मार्क। में एक बार वॉइस वगैरह चेक कर लेता हूँ, चलिए ठीक। तो जब हम प्रोडक्ट का एक बार कोई मार्क है जिसे हम पढ़ नहीं सकते, जिसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसे बोलते हैं ब्रांड मार्क। नेम्स, फिगर्स, इंग्लिश टर्म्स, अल्फाबेट्स जो कि रीडेबल होती है, अंडरस्टैंडेबल होती है, उसे बोलते हैं ब्रांड नेम, और इसे बोलते हैं ट्रेडमार्क। जब आप अपने ब्रांड को पूरे को क्या कर दे, लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर दे, इसे बोलते हैं ट्रेडमार्क। इतना आप पढ़ लेंगे तो आपके लिए इनफ है। आ गई ब्रांड नेम वगैरह की डेफिनेशन। क्वालिटीज ऑफ अ गुड ब्रांड नेम, ब्रांड नेम अगर मुझे डिसाइड करना है तो कैसा होना चाहिए, ब्रांड बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, इजी टू प्रोनाउंस होना चाहिए। जैसे ऑडी बहुत इजी टू प्रोनाउंस है, बीएमडब्ल्यू है, प्यूमा है, बहुत इजी टू प्रोनाउंस है, बहुत शॉर्ट है। डिस्टिंक्टिव एंड यूनिक होना चाहिए, हमने कहा कि डिस्टिंक्टिव एंड यूनिक रखना है, तो शॉर्ट भी है, चिंटू रख दो अपने ब्रांड का नाम, तो क्या डिस्टिंक्टिव और यूनिक है, नहीं है, बिल्कुल भी डिस्टिंक्टिव और यूनिक। हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग द प्रोडक्ट्स, अगर कहीं भी चीता लगा हुआ है, प्यूमा लिखा हुआ है, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ प्यूमा का है, बीएमडब्ल्यू का है, या फिर आपके चार सर्कल जो है वो किसके लिए रिप्रेजेंट करते हैं, ऑडी को। तो डिस्टिंक्टिव है इसलिए आपको पता है। सब ऐसा रख रहे होते तो आपको पता नहीं चलता, तो डिस्टिंक्टिव होना चाहिए जिससे आपका प्रोडक्ट अलग ही पहचान में आ जाए। थर्ड पॉइंट, इट शुड बी सब्जेक्टिव और सेल्फ। ऐसा करना बहुत मुश्किल है, लेकिन ऐसा होना चाहिए। जैसे इसमें एक एग्जांपल है, उजाला नील। उजाला नील का मतलब होता है ब्राइटनेस, ब्राइटनेस। तो उजाला का मतलब ब्राइटनेस, और जो नील होता है वो भी आपके क्लोथ को क्या करता है, व्हाइटनेस प्रोवाइड करता है। तो इससे यूनिक और अडेप्टेबल होना चाहिए। मतलब अडेप्टेबल का मतलब क्या है कि कल को कोई इसमें आपको प्रोडक्ट लाइन ऐड करनी है तो वो ऑड ना लगे। जैसे पतंजलि ने अपना नाम रख दिया, तो पतंजलि में कुछ भी चीजें बेचे वो कोई इशू नहीं है, ऐसा नाम मत रख देना
कार्स, तो उसमें फिर आप कार्स के अलावा ज्यादा चीजें ऐड करोगे तो बहुत इम्पॉसिबल सी चीज हो जाएगी। अडेप्टिव का मतलब क्या होता है कि आगे जाके अगर उसी ब्रांड नेम के अंदर आपको प्रोडक्ट लाइन ऐड करनी है, तो वो जैसे सैमसंग की ब्रांड नेम सैमसंग, तो सैमसंग अब इलेक्ट्रॉनिक्स भी बेच रहा है, फोन भी बेच रहे हैं, वॉशिंग मशीन, सारी चीजें बेच रहे हैं सैमसंग। तो क्या अब इसमें हमें प्रोडक्ट को ऐड करने में आसानी है? आंसर इज यस। एडवांटेजेस क्या है ब्रांडिंग के? जो ब्रांडिंग मतलब कस्टमर्स को क्या एडवांटेजेस है कि सर बहुत बहुत आसानी हो जाती है। अगर कहीं ये हमें चीता छपा हुआ मिल गया, शेर छपा हुआ मिल गया, तो हमें पता चल जाता है ये प्यूमा का है, उल्टा है सीधा, इससे नकली और असली का भी पता चल जाता है। तो प्रोडक्ट को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर मान लीजिए मैं प्यूमा के शोरूम में जाके कोई प्रोडक्ट परचेज करके लाऊं, तो मुझे इंश्योर है कि इसकी क्वालिटी तो ठीक होगी, बस तो इंश्योरेंस क्वालिटी है। और स्टेटस सिंबल भी है। स्टेटस सिंबल का मतलब क्या है? मेन तो यही है कि आप जो भी ब्रांड के कपड़े पहन रहे हैं, अगर उसमें ब्रांड है ही नहीं तो क्या मजा आएगा? आंसर इज नो। जो H&M है वो किसकी वजह से चल रहा है? क्या प्रोडक्ट क्वालिटी की वजह से चल रहा है? आंसर इज नो। प्रोडक्ट क्वालिटी हो सकता है अच्छी, हो सकता है ना हो। विद रिस्पेक्ट टू प्राइस, प्रोडक्ट क्वालिटी उनकी उतनी अच्छी नहीं है जितना प्राइस वो चार्ज करते हैं, लेकिन वो किसकी वजह से चल रहा है? जब तक H&M में जाके फोटो नहीं खिंचवाई तो क्या मजा आएगा? आंसर इज नो। तो इसे बोलते स्टेटस सिंबल। टू मार्केटर्स, मार्केटर्स का क्या मतलब होता है कि जो लोग बेच रहे हैं उन्हें क्या फायदा होगा एक अच्छे ब्रांड नेम का? उनका प्रोडक्ट आसानी से आइडेंटिफाई हो जाएगा, ये कस्टमर्स आइडेंटिफाई कर लेंगे, उनके लिए भी अच्छा है। उनका प्रोडक्ट आसानी से आइडेंटिफाई होगा, उनके लिए भी अच्छा है। नेक्स्ट इज हेल्प्स इन एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट का मतलब क्या होता है? एडवर्टीजमेंट का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए मैं कहीं पर भी अगर इस चीते को लगा दूं, बड़ा सा शोरूम है, अगर उसके सामने बस मैंने कुछ लिखा नहीं है, बस खाली चीता लगाया हो, तो इसका मतलब क्या है? प्यूमा का है। कहीं भी आपको चीता दिखेगा, आपके दिमाग में एक बार जाएगा कि जरूर जरूर क्या है, ये प्यूमा से रिलेटेड कोई चीज है। तो एडवर्टीजमेंट बड़ी आसान है। बड़े बड़े बैनर्स लगाने की कोई जरूरत नहीं है, पूरा पूरा बड़ा बड़ा उसका एक्सप्लेनेशन मीनिंग कोई दिखाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक बार अपना ब्रांड मार्क दिखा दीजिए, उसी से आपका काम हो जाएगा। डिफरेंशियल प्राइसिंग। डिफरेंशियल प्राइसिंग का मतलब क्या होता है कि जब आपका ब्रांड बहुत ज्यादा है तो क्या आप हाई प्राइसेस चार्ज कर सकते हैं? आंसर इज यस। इजी टू इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट। मान लीजिए एप्पल कह रहा है कि अब हम टीवी बनाएंगे, तो क्या मार्केट में ऑलरेडी एक एस्टेब्लिश ब्रांड नेम है एप्पल का? आंसर इज यस। तो क्या उसे सेल होने में ज्यादा प्रॉब्लम होगी? आंसर इज नो। तो उनका न्यू प्रोडक्ट लाइन को ऐड करने के लिए एप्पल जो है या कोई भी इस्टेब्लिश ब्रांड है, चाहे वो सैमसंग है कोई भी है, तो वो उनका काम हो जाएगा। नेक्स्ट इज पैकेजिंग। पैकेजिंग से आपका पक्का पक्का क्वेश्चन आएगा, एक प्राइमरी पैकेजिंग कौन सी होती है, सेकेंडरी कौन सी होती है, और एक ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग कौन सी होती है। तो प्राइमरी पैकेजिंग वो पैकेजिंग होती है जो प्रोडक्ट के बिल्कुल क्लोज होती है और थ्रू द यूज ऑफ प्रोडक्ट उसे ओपन किया जाता है। और खत्म कब होगी? जब वो बिल्कुल ही लास्ट में खत्म हो जाएगी। जैसे इसके एग्जाम्पल देख लीजिए आप, क्या इसके अंदर इसके एग्जाम्पल हमने लिखे हुए हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए चिप्स है, ये कौन सी पैकेजिंग? तो ये प्राइमरी प्रोडक्ट है। क्या ये सेकेंडरी पैकेजिंग भी है? आंसर इज यस। इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करा रही है आपको। ये वाला जो शैम्पू का बोतल है, क्या ये प्राइमरी है या सेकेंडरी है? तो अगर आप जनरल आंसर पूछेंगे तो प्राइमरी है। शेविंग क्रीम की ट्यूब कौन सी पैकेजिंग में डालोगे? सबसे पहले प्राइमरी, क्योंकि जब तक ये चलेगा तब तक प्रोडक्ट चलेगा, इसलिए इसे प्राइमरी। जो फिजिकली अटैच टू प्रोडक्ट होती है उसे बोलते हैं प्राइमरी पैकेजिंग। जब तक लाइफ रहेगी उसकी तब तक उसके साथ। क्या बॉटल फेंक के हम शैम्पू को यूज करेंगे? आंसर, जब तक बॉटल रहेगी तब तक शैम्पू रहेगा। लेकिन जैसे कॉलगेट होता है या जैसे मान लीजिए, तो क्या ये जो कलर है, जो इसका बॉक्स है, कौन सी पैकेजिंग में आएगा? सेकेंडरी। लेकिन इसके अंदर जो बॉटल है, क्या ये बॉटल सेकेंडरी है प्राइमरी? तो दैट इज प्राइमरी। ये तब तक चलेगी जब तक ये कलर चलेगा। तो ये आपको एग्जांपल माइंड में रख के जाने हैं। और टर्सरी वाला कौन सा होता है? टर्सरी सॉरी सेकेंडरी, प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी पैकेजिंग हो गया। ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग कौन सी पैकेजिंग होती है? ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग वो पैकेजिंग होती है जो हम प्रोडक्ट को इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करने के लिए, जैसे कार्डबोर्ड के बॉक्सेस जो होते हैं वो ट्रांसपोर्टेशन में आते हैं। ये इसकी मीनिंग लिखी हुई है, फंक्शंस लिखे हुए हैं, ये आप पढ़ लेंगे। सेकेंडरी कौन सी होती है? कीज क्या है? इमीडिएट पैकेजिंग होती है इसकी। रिमेन रहता है प्रोडक्ट की लाइफ से। जैसे कॉलगेट को हम जब तक बिल्कुल खत्म ना हो जाए, उसकी जान ना निकाले, तब तक उसके वो जो ट्यूब है उसको फेंकते नहीं है। टूथपेस्ट की ट्यूब और कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स, तो जहां पर भी ट्यूब्स आ जाए, चाहे वो शेविंग क्रीम की ट्यूब है, ये जो ट्यूब है, चाहे बॉटल की जो ट्यूब्स होती हैं, ये कैसे होती है? ये होती है प्राइमरी के अंदर आएंगी। एग्जाम में कंफ्यूज ना हो, प्राइमरी में आंसर लगाएं। सेकेंडरी का मतलब क्या होता है? जो एडिशनल लेयर ऑफ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, जैसे कार्डबोर्ड बॉक्स नेक्स्ट टू प्राइमरी पैकेजिंग। जैसे हमने देखा था अभी वो जो गत्ते वाला जो बॉक्स था कलर वाला। ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग कौन सी होती है? ये जो ब्राउन कलर के पैकेजेस होते हैं जो इकट्ठा सामान भर के इधर से उधर ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज किया जाता है, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग। फंक्शन और इंपॉर्टेंस को आप एक बार पढ़ लेंगे। लेबलिंग पे आ गए। लेबलिंग में कौन कौन सी चीजें होती है? प्रोडक्ट का नेम, क्वालिटी, प्राइस, कंटेंट वगैरह मेथड वगैरह, ये चीज के अंदर आते हैं। प्रमोशन कैसे करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। प्रमोशन मिक्स का कंसेप्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपको पक्का पक्का दिखेगा कि प्रमोशन से कैसे क्वेश्चन आएगा। तो टूल्स क्या है प्रमोशन के? हम कैसे अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं? तो पहला है एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट से मैं अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकता हूँ। दूसरा पर्सनल सेलिंग। एडवर्टीजमेंट का मतलब क्या है? वाइड रेंज में मैं एडवर्टीजमेंट कर रहा हूँ, सबसे एक्सपेंसिव होता है। दूर दूर जाके मुझे कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस बैनर्स और पोस्टर लगा दूंगा, वाइड एरिया को ये कवर करेगा। नेक्स्ट पर्सन सेलिंग। घर घर जाकर पर्सन को, जैसे न्यू इंडस्ट्री को नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहती है, तो बेस्ट मेथड क्या होगा?
पर्सनल सेलिंग, नई इंडस्ट्री है, नया प्रोडक्ट है, तो लोगों को घर घर जाके बताना पड़ेगा, बैनर से कुछ नहीं समझ में आएगा। पब्लिसिटी, पब्लिसिटी का मतलब क्या होता है, जो पब्लिसिटी स्टंट्स करते हैं, जो प्रोग्राम्स करते हैं, इधर उधर जाके फिल्म स्टार्स को बुला देते हैं, इसे पब्लिसिटी बोलते हैं, एडवर्टीजमेंट नहीं बोलते। जब प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ बता रहे हो दैट इज एडवर्टीजमेंट। जब किसी पर्सन से करा रहे हो, कोई फंक्शन ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हो वहां पर, तो ये पब्लिसिटी बोलते हैं। प्रमोशन, इसकी टेक्निक्स पढ़ेंगे, सेल्स को कैसे प्रमोट करेंगे। एडवर्टीजमेंट मोस्ट कॉमनली यूज्ड है। पर्सनल फॉर्म है, इम्पर्सनल फॉर्म है, ध्यान रखना, पर्सनल सेलिंग पर्सनल फॉर्म है, इम्पर्सनल कौन सा है, एडवर्टीजमेंट। ये पेड बाय द मार्केटर्स, जो करा रहा है वो पे करेंगे, और कस्टमर्स इसे बॉन्ड करते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है ये बात आप पढ़ सकते हैं। इसकी वास्ट रीच है, नॉलेज प्रोवाइड करती है, जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट। भी एडवर्टीजमेंट करोगे तो जिनसे एडवर्टीजमेंट कराओगे, मार्केट का शेयर बढ़ेगा आपको, क्योंकि मार्केट में चारों तरफ आप ही छा जाओगे, प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी, कस्टमर का सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा। ये एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड पॉइंट है। और लास्ट आ गए हैं हम, लास्ट मतलब मैनेजमेंट से शुरू होते हैं मार्केटिंग के, बस ये लास्ट पेज है, इससे आपको पूरा सिलेबस पूरा पूरा रिवाइज हो जाएगा, इससे और भी ज्यादा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। रिबेट, रिबेट को ध्यान से पढ़े। इस जो अब वाला पार्ट है, इससे आपको पक्का पक्का एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखने वाला है, तो जरा ध्यान से सुन लीजिएगा, एक या दो क्वेश्चन दोनों भी दिख सकते हैं। रिबेट का मतलब क्या होता है, जब हम स्पेशल रिडक्शन इस प्राइस करते हैं, मतलब कम कर रहे हैं हम प्राइस को। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें सामान निकालना है। जैसे मान लीजिए सर्दी आ गई, तो लोग गर्मियों का जो सामान है वो जल्दी जल्दी से निकाल रहे हैं कम प्राइस पे, उसे बोलते हैं रिबेट। कम प्राइसेस का मतलब सिर्फ डिस्काउंट नहीं होता, जो भी एक्सेसिव स्टॉक होता है, इसे आप क्लियर करते हो निकालने के लिए इन्वेंट्री को, उसे बोलते हैं रिबेट। सीजन का जो सामान था वो अब सीजन खत्म होने वाला है, तो जो सस्ता कर दिया जाता है उसे रिबेट बोलते हैं, ध्यान रखें आप इसे। ध्यान स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए हो जाता है, और क्लियरिंग एक्सेस स्टॉक। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, डिस्काउंट मतलब प्राइस को कम करना है, बात खत्म, इसे डिस्काउंट बोलते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि डिस्काउंट दे दिया है, बताइए कौन सा 4 पीस ऑफ प्रोडक्ट्स मिक्स है, तो आप ध्यान रखना प्राइस में मत चले जाना कि इससे प्राइस कम हो रहा है, डिस्काउंट है, मतलब बस प्रमोशन मिक्स में ही है। प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन, प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, एक प्रोडक्ट के साथ दूसरा प्रोडक्ट देंगे, फ्री दे कम प्राइस पे दे अलग बात है। प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन में प्रोडक्ट दूसरा होना चाहिए। जैसे ये कलर के साथ इसका कंडीशनर फ्री है, तो ये प्रोडक्ट दूसरा है। यहाँ पर भी कंडीशनर फ्री है, यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए ये शैम्पू है और ये कंडीशनर है, क्योंकि अगर ये दोनों शैम्पू होते तो कॉम्बिनेशन में आगे, आंसर इज नो। इसका क्या आंसर होगा, क्वांटिटी गिफ्ट, की एक क्वांटिटी के साथ दूसरी क्वांटिटी दे दी सेम प्रोडक्ट की। जब प्रोडक्ट डिफरेंस हो जाए, चाहे कंपनी सेम है लेकिन प्रोडक्ट अलग है, तो उसे क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन। क्वांटिटी गिफ्ट, एक के साथ एक, जैसे ये कि 80% हवा के साथ 20% हवा और खा लीजिए, तो इसे बोलते हैं प्रोडक्ट। ये यहाँ पे भी हवा है, यहाँ पे भी हवा है, बदला कुछ नहीं है। यहाँ पर भी इसके साथ अगर ये बाय वन गेट वन है, तो क्या सेम चीज है, क्या ये भी शैम्पू और ये भी शैम्पू है, आंसर इज यस। तो जब प्रोडक्ट सेम हो, चाहे कंपनी वही है, प्रोडक्ट सेम है चाहे कंपनी अलग है, इससे कोई लेना देना नहीं है, तो आपका ये क्या आ जाएगा, क्वांटिटी गिफ्ट में आ जाएगा। रिफंड, रिफंड का मतलब क्या होता है, रिफंड का मतलब है कि आपने ऑलरेडी कोई सामान परचेज किया हुआ है, उस सामान में से आपको कुछ पैसा वापस मिल जाए कंज्यूम करने के बाद, जो आप दिखा दे कि हाँ हमने, तो जब ऑलरेडी पेड प्राइस को कंपनी आपको थोड़ा बहुत रिटर्न कर दे, उसे बोलते हैं आपका रिफंड वाले पॉइंट में आएगा। इंस्टेंट ड्रॉज एंड असाइंस गिफ्ट्स का मतलब क्या होता है, जैसे स्क्रैच कार्ड होते थे पहले, स्क्रैच करके कोई इनाम वगैरह निकल जाए, कोई गिफ्ट कूपन होते हैं। लकी ड्रॉ और स्क्रैच कार्ड में क्या डिफरेंस है, लकी ड्रॉ स्क्रैच कार्ड में ये डिफरेंस है, लकी ड्रॉ में कुछ सिलेक्टेड कस्टमर या किसी पर्टिकुलर एक कस्टमर को मिलेगा, लेकिन इंस्टेंट ड्रॉ जो स्क्रैच कार्ड्स होते हैं सबको मिलते हैं, थोड़ा बहुत सारा सामान सबको मिल जाता है। ये स्पेशल प्रोडक्ट्स के साथ होता है, जैसे कि ये बम्पर लकी ड्रॉ, क्या सबको स्कूटी मिलेगी, आंसर इज नो, किसी को ही मिलेगी, किसी पर्सन को मिलेगी। यूजेबल बेनिफिट्स, यूजेबल बेनिफिट्स का मतलब क्या होता है कि हम आपको एक ऐसी चीज देंगे जिसको आगे जाके फायदा मिलेगा, आगे जाके मतलब, जैसे कि मान लीजिए आप किसी मॉल में गए हैं और वहां पर आजकल कूपन्स का जो है ट्रेंड वो चल गया कि आपको कूपन्स देंगे कि अगली परचेज पे 2000 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा आपको, तो डिस्काउंट तो है, लेकिन क्या अभी डिस्काउंट दे रहे हैं, आंसर इज नो। अभी आपको क्या मिल रहा है, कूपन मिल रहा है, जो कब होगा, यूजेबल है, मतलब यूज कर सकते हो आगे नेक्स्ट फर्दर परचेज पे, उसे बोलते हैं यूजेबल बेनिफिट्स। अदर्स क्या होते हैं, आप फ्री सैंपल्स बांट दीजिए, इससे भी आपका प्रोडक्ट जो है आपका ज्यादा प्रमोट हो जाएगा। फुल फाइनेंस जो आजकल चल ही रहा है कि हर कोई भी प्रोडक्ट है आप 0% फाइनेंस ले सकते हो बिना किसी इंटरेस्ट के। कंटेस्ट करा लीजिए लोगों के, मतलब कंटेंट्स का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपको किसी मॉल में जो है डांसेस बुला लिए हैं या लोगों को पार्टिसिपेट करा रहे हैं, और फिर उसके बाद अपनी टी शर्ट से अपना कोई प्रोडक्ट दे रहे हैं वो, ये एक इंपॉर्टेंट है चैप्टर नंबर 3 में, वहां पे हमने स्किप कर दिया था कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर माइक्रो मैक्रो आता है, और इंटरनल एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है उसे इंटरनल एनवायरनमेंट कहते हैं। ऑर्गेनाइजेशन का वैल्यू सिस्टम, इंटरनल एनवायरनमेंट, ऑर्गेनाइजेशन के मिशन एंड ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी, ऑर्गेनाइजेशन के वर्कर्स। तो जो भी चीजें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की हैं, इसे क्या बोलेंगे, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की चीजों को बोलेंगे माइक्रो। मैक्रो का मतलब क्या है, सॉरी, एक्सटर्नल और इंटरनल। तो इंटरनल का मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और एक्सटर्नल के अंदर दोनों आएंगे, कौन कौन से, माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो और मैक्रो आप ऐसे समझिए, स्पेसिफिक फोर्सेज एंड जनरल फोर्सेज। स्पेसिफिक फोर्सेज का मतलब माइक्रो, जनरल फोर्सेज का मतलब मैक्रो, बात खत्म। इस तरीके से याद कर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की कोई चीज बता रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज, वैल्यू सिस्टम, ऑब्जेक्टिव्स वगैरह बता रहे हैं, तो ये इंटरनल एनवायरमेंट है।
एक्सटर्नल एनवायरनमेंट दो पार्ट में डिवाइड है, स्पेसिफिक और जनरल। स्पेसिफिक हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ऑर्गेनाइजेशन के सप्लायर, कस्टमर, कॉम्पिटिटर्स, ये सारे लोग जो है, इंटरमीडिएट्स हैं, ये सारे लोग किसमें जाते हैं, स्पेसिफिक फोर्सेज में। और मैक्रो में कौन से जाते थे, जो आपके डायमेंशन से बात करता, इससे आपको याद रहना चाहिए। ये पूरा पूरा सिलेबस हमने याद कर लिया है, पढ़ लिया है, पूरा रिवाइज कर लिया, कोई भी टॉपिक हमने इसके अंदर छोड़ा नहीं है। एक स्पैन ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल शायद वर्ड रह गया है, वो भी मैं आपको भी बता देता हूँ। ये हमने सारी चीजें डिस्कस कर ली हैं, स्ट्रेटेजी बस डिस्कस करना बाकी रह गया कि एग्जाम में क्या करना है आपको। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ध्यान से इसे पढ़ के चलें। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल जरा ध्यान से समझिए। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन आएगा। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल का मतलब ये होता है कि एक जो आपका मैनेजर है एट अ टाइम कितने लोगों को कंट्रोल, सुपरवाइज या मैनेज कर सकता है, दिस इज कॉल्ड स्पैन ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल। आई होप बात क्लियर है। अगर एक ही पर्सन को कम लोगों को कंट्रोल करना होगा तो जो आपका, ध्यान रखना, अगर लेस सबॉर्डिनेट्स हैं तो ये क्या होगा, ये लोग ऐसे ऐसे कम होते जाएंगे और आपको वर्क जो ये लोग हैं ये बढ़ाने पड़ेंगे। तो लेसर द नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट्स मोर वर्टिकल वुड बी द स्पैन ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल, एंड मोर द नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट्स, मान लीजिए मैंने कहा कि अभी एक एक पर्सन जो है 10-10 लोगों को सुपरवाइज कर रहा है, मैंने कहा अगर 20-20 लोगों को करने लगे एक ही मैनेजर तो कितने लोग चाहिए, सिर्फ 2 मैनेजर। तो ये क्या हो गया, ये ऐसे हॉरिजॉन्टली बढ़ गया है, वर्टिकली कम हो गया है। लेकिन मैंने कहा एक ही मैनेजर अब सिर्फ 5 लोगों को करेगा, तो क्या नंबर ऑफ मैनेजर्स बढ़ जाएंगे, आंसरेजेस लेवल बढ़ जाएंगे। तो जब नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट्स एक पर्सन के पास कम होंगे तो वर्टिकली स्ट्रेच होगा वो, जब एक ही पर्सन ज्यादा लोगों को करने लगेगा तो वो हॉरिजॉन्टली स्ट्रेच होगा। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, इसको ध्यान से पढ़ के जाए। ये हो गया हमारी बात। अब आगे लास्ट कि एग्जाम की क्या स्ट्रेटेजी है, एग्जाम स्ट्रेटेजी। पहली स्ट्रेटेजी एग्जाम की, क्वेश्चन की, हालांकि आप ऑलरेडी एग्जाम पेपर देख चुके होंगे, लेकिन जो बच्चे अभी तक कोई भी प्रैक्टिस पेपर नहीं दिया है, कैसा पेपर आता है, तो क्या चीजें ध्यान में रखें, क्वेश्चन पेपर की इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ें कि कहाँ से कितने पार्ट से कितने क्वेश्चन छोड़ने हैं। पहला पार्ट है 24 का, उसमें से कितने छोड़ रहे हैं, नेक्स्ट पार्ट भी 24 क्वेश्चन है, उसमें से कितने छोड़े, लास्ट पार्ट में कितने छोड़ने हैं, तो 4-4 2 करके क्वेश्चन छोड़ने होते हैं आपको। तो ध्यान रखें, इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़े अगर आपने अभी तक कोई पेपर नहीं दिया है तो। दूसरा, लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ स्टार्टिंग में ना जाएं, आप बस शॉर्ट क्वेश्चंस पढ़ते जाएं और उनके आंसर्स करते जाएं। अगर बहुत ही ज्यादा बड़ा क्वेश्चन है, हालांकि मैंने ट्रिक बताई हुई है आपको कि अगर बहुत ही ज्यादा बड़ा क्वेश्चन है तो क्या करिए, पूरे क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, पहले क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़िए। तीसरा, किसी भी एमसीक्यू, किसी भी केस स्टडी को सॉल्व करने से पहले आप क्या करिए, रीड द रिक्वायरमेंट। पूछा क्या गया है, प्रिंसिपल पूछे गए हैं, या फिर फीचर पूछे गए हैं, या फिर आपकी मान लीजिए लिमिटेशंस पूछी गई हैं, तो रिक्वायरमेंट पहले पढ़िए क्वेश्चन की, तभी आप क्वेश्चन को उस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ पाएंगे। अगर पूरा क्वेश्चन रिक्वायरमेंट पूरी केस स्टडी समझने बैठ गए तो उस पर आपको नोट्स नहीं लिखने हैं कि ये केस स्टडी बताओ राम ने ऐसा क्यों किया, राम ऐसा किया था, बस उससे पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट पढ़िए आप। फोर्थ पॉइंट, और क्या कर सकते हैं आप एग्जाम में मार्क्स को स्कोर करने के लिए, रिक्वायरमेंट ढंग से पढ़ ली है, सीक्वेंस आपको पता चल गया, सारी चीजें पता चल गई है। पहली चीज, हमने ऑप्शन भी छोड़ दिए हैं, अब भी आंसर नहीं आ रहा, अब क्या करें, तो ट्रिक सुनिए। पहली चीज, पूरे क्वेश्चन की तरफ बार बार पढ़ने की तरफ ना जाएं, आप क्वेश्चन के जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस उसमें से और केस स्टडी में से ऑड वन आउट अलग कर लीजिए। ऑड वन आउट का मतलब क्या होता है कि 3 चीजें एक ही चीज के बारे में बोल रही है और एक चीज बिल्कुल अलग चीज के बारे में बोल रही है, और जो आपकी केस स्टडी से भी रिलेट कर रहा है तो उसका आंसर वो होगा। ये ट्रिक टेक्निक आप तब अपनाएंगे जब आपके सारे कंसेप्ट फेल हो चुके हैं। फेल का इन द सेंस कि इस क्वेश्चन का तो आंसर आ ही नहीं रहा, 10 बार पढ़ लिया नहीं आ रहा, तो ऑड वन आउट टेक्निक से, जिसमें आपको ऑप्शन, मान लीजिए 4 फीचर्स लिखे हुए हैं और एक इंपॉर्टेंस लिखी हुई है और क्वेश्चन में इंपॉर्टेंस ही पूछे गए तो वो आंसर होगा। आई होप पॉइंट क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट, वो भी समझ नहीं आ रहा तो आप एलिमिनेशन टेक्निक लगाइए, ये सब ऑप्शंस में होगा। एलिमिनेशन टेक्निक क्या कहती है कि आपने केस स्टडी पढ़ी और उसका रिक्वायरमेंट पढ़ा, और फिर आपने जब उसके ऑप्शंस पढ़ रहे हैं तो आपको लग रहा है ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो एलिमिनेट कर दीजिए क्वेश्चन के वो वाले ऑप्शंस जो आपको एलिमिनेट नहीं, जो आपको आंसर नहीं लग रहे। थर्ड, आप जो भी केस स्टडी है उसे बार बार पूरी पूरी पढ़ेंगे तो आपका काम नहीं चलेगा। आप सिर्फ रिक्वायरमेंट पढ़िए और आइडेंटिफाई, कोशिश कीजिए कि आपको उसका सेंस समझ में आए या कोई कीवर्ड मिल जाए। सर कीवर्ड मिल जाता था तो हम डाउट में ही क्यों रखते, बिल्कुल बात ठीक है। लेकिन जब आप क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं फिर भी आप क्वेश्चन को ध्यान से उसकी सेंस समझिए कि सेंस क्या है क्वेश्चन की। क्वेश्चन किसी चीज की डिफिकल्टी के बारे में बता रहा है,
किसी चीज की इंपॉर्टेंस बता रहा है, किसी चीज के फीचर बता रहा है, क्या बताने की कोशिश, क्या कन्वे करना चाह रहा है आपसे क्वेश्चन, तो आप क्वेश्चन की सेंस समझिए। जैसे मान लीजिए एक पर्टिकुलर पर्सन ने कोई प्लान अडॉप्ट किया है या फिर कोई प्रिंसिपल अडॉप्ट किया है, तो एट लास्ट क्या हो रहा है, डिफिकल्टी फेस हो रही है, कोई कंक्लूजन निकल के आ रहा है, तो क्या चीज, तो आप ये देख लीजिए कि जो केस स्टडी है वो नेगेटिव की तरफ ज्यादा जा रही है या पॉजिटिव की तरफ, अच्छी बातें बता रही है या बुरी बातें बता रही है, या पहले अच्छी बातें बता रही थी और बाद में पॉजिटिव की तरफ कि ये चीज हमने इंप्लीमेंट की और अभी हो गया, समझ नहीं आ रहा सर क्या हाथ से क्या आ रहा है, तो आपने पॉजिटिव नेगेटिव में पहले सेंस समझ लिया उसका, फिर उसके बाद आप ऑप्शन पे जाइए कि कौन से ऑप्शन है। मान लीजिए पॉजिटिव की तरफ जा रहे थे, तो पॉजिटिव ऑप्शंस कौन से, पता चले लिमिटेशन से लिखी है बाकी तीन में, तो आप पहले क्वेश्चन का सेंस समझ लीजिए, क्वेश्चन में अच्छी बातें बताई जा रही है, बुरी बातें बताई जा रही है, आपने सेंस समझ लिया, फिर ऑप्शन में जाइए कौन कौन से ऑप्शंस आपने नेगेटिव है कौन से पॉजिटिव है। इस टेक्निक से भी आप अपने बहुत सारे क्वेश्चन और आंसर बता सकते हैं। लेंदी क्वेश्चन को देख के एकदम से छोड़े ना बिल्कुल भी कि लेंदी है, लेंदी क्वेश्चन ज्यादा इंफॉर्मेटिव होते हैं, ज्यादा लॉजिकल बेस प्रोवाइड करते हैं आंसर के। फिफ्थ पॉइंट, डू नॉट चेंज योर आंसर, बात खत्म, गलत कर दिया है मत करिए चेंज, डू नॉट चेंज। हालांकि सीबीएसई ने ऑप्शन दे दिया, हाँ ब्लंडर ही कर दिया है आपने, पता नहीं चल रहा था एक ही जगह बी लगा दे तो एक अलग बात है, डू नॉट चेंज योर आंसर। जो आपका फॉलो योर फर्स्ट इंस्टिंक्ट, जो आपको पहली बार पढ़ के लग रहा था, फॉलो योर फर्स्ट इंस्टिंक्ट, किसी के कह देने से, बार बार रिव्यू करने से, मैंने जितनी भी आंसर शीट चेक की हैं, जितने भी बच्चे हैं, हालांकि मैं नाम नहीं लूंगा अभी, वैसे आप समझ गए होंगे कि जितने भी बच्चों ने चेंज किए थे, वो जो चेंज किए थे वो गलत निकल गए। हो सकता है रेंडमली एक से निकल जाए चार में से, तो लेकिन जो आपको फर्स्ट इंस्टेंट में लगता था, जब आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश था, सारे प्रोविजन दिमाग में थे, तब तक कोई ब्लंडर नहीं था, तब तक आपको सही आंसर मिलेगा, आपका माइंड आपको सही रिप्लाई कर रहा होगा। लेकिन ध्यान रखिए, जैसे ही क्वेश्चन में आप पजल होते चले गए, उसके बाद उस चैप्टर में चले गए, उस चैप्टर में चले गए, उसके बाद जब आपका दिमाग घूम गया, अब जो आपका दिमाग बता रहा होगा वो गलत बता रहा होगा, चैप्टर से मिक्स हो गया होगा। तो जब आपको फर्स्ट इंस्टेंट में जो आपको आंसर मिल रहा है वो आप उसको फॉलो करना है। लास्ट, केयरफुली सिलेक्ट कि कौन से आपको ऑप्शंस छोड़ने हैं, केयरफुली सिलेक्ट दी ऑप्शंस। जितने भी टेस्ट अभी लिए गए एमसीक्यूज में, उसमें एक ही चीज देखी गई कि जो जनरली बच्चों के ऑप्शंस वाले क्वेश्चन थे, जो मैंने ऐसे ही बोल दिया था कि हाँ आप वो भी ट्राई करके आइए मुझे देखना है, तो ऑप्शंस वाले क्वेश्चन ठीक थे क्योंकि वो बड़े थे, बस उस बेसिस पे, लेंथ के बेसिस पे क्वेश्चन का सिलेक्शन ना करें, जरूर उसकी रिक्वायरमेंट पड़े। हो सकता है बहुत बड़ा क्वेश्चन था, आपसे पूछा गया था कि बताइए फिलोसफी कौन सी और एग्रेसिव सेलिंग कहीं लिखा हुआ था, तो लेंथ के बेस पे क्वेश्चन को ना छोड़ के आए, क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ेंगे, आपको पक्का पक्का समझ में आ जाएगी क्वेश्चन पॉजिटिव है नेगेटिव है, किस बारे में बात कर रहा है। तो केयरफुली सिलेक्ट करना है आपको ऑप्शन को। इतना काम अगर आप बीएससी के पेपर के लिए कल के लिए करके चले जाएंगे, क्योंकि कुछ छुट्टी बहुत कम है, तो ये स्ट्रेटेजी हमने अपनाई है। एक एक टॉपिक जो भी यहाँ पे लिखा गया है वो भी इसमें डिस्कस कर लिया गया है। आप भी इस टॉपिक को अलग से एक बार एग्जाम में गो थ्रू करें, एक बार एग्जाम से जाने से पहले गो थ्रू करेंगे। एमसीक्यूज जो भी जिस भी टीचर से आप पढ़े हैं, मेरे से पढ़े, कहीं से भी पढ़े हैं, उन टीचर्स ने आपको एमसीक्यू कराए होंगे और उन एमसीक्यूज के साथ इंपॉर्टेंट मार्क कराए होंगे कि ये एमसीक्यूज ऐसे हैं जो आप बार में भूल सकते हैं, रेड मार्क किया होगा। जैसे मान लीजिए ये अरिहंत के एमसीक्यूज है या ये एमसीक्यूज है, तो सब में सॉल्यूशन है, सब देख के नहीं जाने हैं। क्या कोई क्वेश्चन में हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं, क्या किसी क्वेश्चन में, जैसे मान लीजिए मैंने कहा मैं एग्जाम आइडिया ढूंढना चाहता हूँ कि एग्जाम आइडिया मुझे मिल जाए किसी क्वेश्चन की, ऑर्गेनाइजिंग की, क्या हमें एग्जाम आइडिया मिल सकती है, ये एग्जाम आइडिया है। लेट्स से कि हमने एक ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर के एमसीक्यूज किए थे, असर्शन असर्शन रीजनिंग पे बहुत ज्यादा फोकस ना करें, 3 से 4 आएंगे, आप ऑप्शन में भी छोड़ सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन में आपको असर्शन या रीजनिंग गलत मिल गया तो पक्का पक्का करें असर्शन रीजनिंग को, दोनों गलत नहीं होंगे ज्यादातर। हालांकि फिर भी जो पहले से प्री कंसीव नोशन है कि ए का मतलब दोनों सही करेक्ट एक्सप्लेनेशन, बी का मतलब एक सही करेक्ट, दोनों सही है करेक्ट एक्सप्लेनेशन, नहीं ऐसा नहीं, सारे एक बार पढ़ लेना। हो सकता है किसी ऑप्शन में दोनों गलत भी ऑप्शन आ रहे हो, तो वो भी आपको रिक्वायरमेंट चेक करनी है। तो जो आपने एमसीक्यू किए होंगे किसी भी बुक से, तो कुछ क्वेश्चन पे स्टार मार्क किया होगा, या तो आपके टीचर ने किया होगा या आपको खुद लगता था कि गलत आ रहा है स्टार मार्क्ड है। उन स्टार मार्क्ड क्वेश्चन को जरूर 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 देख के जाना है, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। और एट लास्ट, जब भी आप पेपर को करेंगे और आपके आसपास कोई भी आपको लग रहा है कि डिस्टरबेंस है या कोई भी चीज है या आप किसी से डिस्कस कर सकते हैं, वो ना करें। जैसे आपका दिमाग खराब है पेपर में, ऐसे ही दूसरे का है, तो आप बेस्ट हैं, आप बेस्ट हैं, बस जो आपको पता है, जो आपने पढ़ा है उस पर चले जाइए, बात खत्म, उस वही आंसर होगा। आई होप बात क्लियर है, आपस में डिस्कस नहीं करेंगे, इन चीजों को फॉलो करिए। कल बीएससी का एग्जाम है, सीबीएसई को ये एग्जाम लेने का 2 साल के बाद मौका मिल रहा है, तो ध्यान रखिए सीबीएसई हर, हम अपनी जितनी भी 2 साल से, वो एक तरीके से बोलते हैं ना कि अंदर से भरा हुआ है सीबीएसई, अब तक कुछ पेपर नहीं ले पाया कोरोना के चक्कर में, 2 अटेम्प्ट के पेपर भी सीबीएसई के कैंसिल हो गए बीएससी के, तो पेपर अच्छा बनने वाला है।
अच्छे का मतलब लेंदी क्वेश्चन को देख के डर ना जाए कि जी हम जब एमसीक्यू करते थे तो वो तो एक एक लाइन के थे, बड़े बड़े एमसीक्यूज भी आपने किए हुए हैं, उससे डरे ना, रिक्वायरमेंट्स पढ़ें, अपनी कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करें उसमें से, और बस बात खत्म। इतनी चीजों के साथ आप पेपर दे के आ जाइए, इतना ही डिस्कशन इनफ है हमारे बीएसटी के पेपर के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट।